अध्याय 61। दक्षिणी क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना। आकाश से धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज आई। ध्वनि का स्रोत नजदीक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह काफी दूर से आ रही है। यह मिंग हाओ और अन्य लोगों के स्थान की ओर निर्देशित नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह झाओ के पूरे राज्य को कवर कर रही थी। इस समय राष्ट्र के हर साधक को यह भारी गर्जना सुनाई दे रही थी। एक लाल चमक दिखाई दी, इतनी बड़ी कि यह बताना असंभव था कि यह कितने क्षेत्र को कवर करती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान लाल हो गया हो। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। झाओ राज्य और उसके साधकों की नजरों से बहुत दूर दक्षिणी क्षेत्र के मध्य में आकाश में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी थी। यह एक स्वर्गीय दरार थी। ये धमाका और भी तेज हो गया, जो सिर्फ झाओ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल गया। विशाल दक्षिणी क्षेत्र के हर स्थान, हर संप्रदाय, हर कबीले ने अंततः इसे सुना। मिंग हाओ का चेहरा बदल गया। वह ये देखकर चौंक गया कि उसके शरीर से काली आभा तेजी से बाहर निकल रही है। वह और भी तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर रोशनी की इंद्रधनुषी लकीर में बदल गया। यान जिगो और अन्य लोग अचंभित थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी साधना का आधार अचानक अस्थिर लगने लगा, मानो वे अपने शरीर से बाहर उड़ने वाले हों। इस समय झाओ राज्य के पहाड़ों के भीतर 3 महान संप्रदायों में से एक शीत पवन संप्रदाय के चारों ओर घना कोहरा घूम रहा था। जब गर्जनापूर्ण धमाका सुनाई दिया तो कोहरा उबलने लगा और पर्वत शिखर कांपने लगे। संप्रदाय के भीतर सैकड़ों पीले चेहरे वाले शिष्य सदमे में आकाश की ओर देखने लगे। संप्रदाय के पीछे एक पहाड़ पर इसके 2 सबसे मजबूत सदस्य, दोनों ही कोर फॉर्मेशन चरण के एल्डर, एक गुप्त कक्ष से जागे और बाहर निकले। वे उड़कर हवा में मंडराते हुए आकाश की ओर देखते हुए और हाँफते हुए बाहर निकले। उनके साधना आधार तेजी से घूम रहे थे। हालांकि वे ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि इतनी दूर क्या हो रहा था, लेकिन वे स्वर्ग से एक बहुत बड़ा विनाशकारी दबाव महसूस कर सकते थे। और फिर अपने असाधारण साधना आधारों के कारण वे स्वर्ग के विभाजन को महसूस करने में सक्षम थे। क्या हुआ? शोर दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र से आ रहा है। असंभव, यह इतनी अविश्वसनीय दूरी है। ध्वनि इतनी दूर कैसे जा सकती है? कोल्ड विंड सेक्ट के संस्थापक स्थापना के 5 बुजुर्ग उनके पीछे पीछे उड़कर आए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और शरीर कांप रहे थे। झाओ के राज्य के 3 महान संप्रदायों में से एक ईमानदार शाम संप्रदाय, कोर गठन चरण के 2 संकी और फाउंडेशन स्थापना चरण के 4 बुजुर्ग मध्य हवा में तैर रहे थे, दूर स्वर्ग की ओर स्तब्ध होकर देख रहे थे। पूरा आकाश लाल रंग का था, मानो उसमें आग लगी हो। ये देखकर वे स्तब्ध रह गए। यह क्या है? ये सिर्फ कोल्ड विंड सेक्ट और अपराइट इवनिंग सेक्ट के सदस्यों तक ही सीमित नहीं था। विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के शिष्यों ने भी आवाज सुनी और वे अचंभित होकर आकाश की ओर देखने लगे। सेक्ट का कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक कांप रहा था। उसका साधना आधार गहरा था और फिर भी वह दूर तक देखता रहा, ये सोचकर कि क्या हो रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे आकाश को ढकने वाली जलती हुई स्क्रीन के बीच अचानक अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, अन्यथा ये झाओ राज्य में इतनी तेजी से प्रसारित नहीं होती। इसकी गति, ये ध्वनि सब कुछ नष्ट कर सकती है। आसपास के अन्य देशों में संप्रदायों की स्थिति झाओ राज्य जैसी ही थी। दूर दक्षिणी क्षेत्र में 5 महान संप्रदायों और 3 महान कुलों के कुलपतियों ने अपने गहन साधना आधारों के साथ स्वर्ग से आने वाले भारी दबाव को भी महसूस किया। दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र में होने के कारण वे वह देख सकते थे जो अन्य सभी नहीं देख सकते थे। उन्होंने आकाश में बहुत बड़ी दरार देखी। उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। इस दिन, इस समय पूरे दक्षिणी क्षेत्र में हलचल मच गई। अनगिनत साधक हवा में उड़ गए और असंख्य विशेषज्ञ आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। हवा में दिखाई देने वाले इस अजीब संकेत ने उन सभी को अंदर तक झकझोर दिया। मिंग हाओ जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से उड़ता गया, उससे सामान्य से अधिक काली आभा निकल रही थी, मानो वह किसी बुलावे का जवाब दे रही हो। ये आकाश में अजीब संकेत के साथ मिलकर उसे लगभग पूरी तरह से डरा रहा था। वह पूरी गति से आगे बढ़ा जब तक कि वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गया। वह वहीं खड़ा रहा, स्वर्ग की ओर देखता रहा। दूर दूर तक ऐसा लग रहा था मानो आकाश धीरे धीरे खुल रहा हो। फिर एक अंधेरी चमक फैल गई, जिसने स्वर्ग और धरती दोनों को काले अंधेरे से भर दिया। एक क्षण बीता और फिर पूरा दक्षिणी क्षेत्र कांपने लगा, मानो कोई शक्तिशाली बल उसके केंद्र को हिला रहा हो, जिससे कंपन बाहर की ओर फैल रहा हो। पहाड़ टूट गए और जमीन हिल गई। दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए इसके प्रभाव फैलने में समय लगा। ये केंद्र से शुरू हुआ और फिर हर दिशा में फैल गया, सीमाओं तक। पहाड़ लगातार ढहते रहे, लेकिन झाओ राज्य बहुत दूर होने के कारण वहां प्रतिक्रिया उतनी मजबूत नहीं थी। लगभग 7 दिन बाद ही वहां मामूली भूकंप आए। झाओ राज्य के संकी लोग भी इससे हैरान रह गए। उनमें से कुछ लोग दक्षिणी क्षेत्र के केंद्रीय जिले में गए थे और जानते थे कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से दूर है। यहाँ तक कि वहां का एक बड़ा भूकंप भी झाओ राज्य तक 7 दिन की यात्रा करके नहीं आ सकता था। उन 7 दिनों के भीतर एक अफवाह पूरे दक्षिणी क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही हर किसी ने ये चौंकाने वाली कहानी सुन ली। एक लाश आसमान से गिरी थी और ये दक्षिणी क्षेत्र के 3 खतरनाक क्षेत्रों में से एक रीबर्थ गुफा से लगभग 500 किलोमीटर दूर गिरा था। इस खबर ने दक्षिणी क्षेत्र में सनसनी फैला दी और हर कोई हड़बड़ा गया। यहाँ तक कहा गया कि पश्चिमी रेगिस्तान से विशेषज्ञ इस खबर के कारण दक्षिणी क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं। वह लाश किस विशेषज्ञ की थी? वह स्वर्ग से गिरी थी। ऐसा कहा जाता है, अमृतत्व प्राप्त करने के बाद ही आप स्वर्ग में कदम रख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो दहाड़ गूंजी थी वह उस लाश ने मरने से पहले निकाली थी? अमर स्वर्गारोहण प्राप्त करें। इन शब्दों का उपयोग करना आसान है, लेकिन प्राचीन अभिलेखों के अनुसार दक्षिणी डोमेन में केवल 7 या 8 लोगों ने ही ऐसा किया है। लेकिन वह शव, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। जब यह जमीन पर गिरा तो इसने 7 दिनों तक भूकंप का कारण बना। क्यूई संघनन और नींव स्थापना, कोर गठन और नवजात आत्मा, आत्मा विच्छेदन और दाव की खोज, अंत में अमर आरोहण। अमरता तक पहुंचने के लिए कुल 7 चरण। अमर आरोहण प्राप्त करना और शून्यता पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ओह, बहुत कठिन। ये खबर दक्षिणी क्षेत्र में फैल गई। हालांकि झाओ राज्य कुछ हद तक दूरदराज का इलाका था, इसलिए अफवाहें वहां तक नहीं पहुंच पाईं। केवल महान संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों को ही इस जानकारी के बारे में पता चला।
जहां तक मिंग हाओ का सवाल है, वह गहरे पहाड़ों से गुजरता रहा, उसके चेहरे पर शिकन थी। 7 दिनों की अवधि के दौरान उसके शरीर में मृत्यु आभा काफी कम हो गई थी। लेकिन फिर यह पहले की तरह फिर से बाहर निकलने लगी। उसने अनुमान लगाया कि इसे खत्म होने में लगभग 20 दिन और लगेंगे। यह मृत्यु आभा बहुत परेशान करने वाली है। अगर यह न होती तो मैं काम पूरा करने के लिए बाहर निकल जाता। मिंग हाओ का मूड झल्लाहट भरा था। 7 दिन पहले हुई रहस्यमयी घटना के कारण झाओ राज्य के सभी साधक जाग गए थे, जिससे मिंग हाओ को लगातार खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे कई बार पकड़ा भी गया था और खतरनाक स्थितियों में भी डाला गया था। हर बार उसे खुद को छुड़ाने का कोई न कोई तरीका सोचना पड़ता था। उसे हत्या करना पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में उसे हत्या करने का इरादा ज्यादा महसूस होने लगा था। ये ठीक नहीं होगा। अगर मुझे किसी को मारने के लिए मजबूर किया गया तो इससे और भी ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी। बस छिप जाना ही बेहतर है। उसने कुछ देर सोचा, फिर अचानक ऊपर देखा। उसके आगे पहाड़ों की भीड़ में सब कुछ शांत था। मिंग हाओ रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला कि सब कुछ इतना शांत क्यों था। हालांकि उसे बुरा लग रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी, अपना बैग थपथपाया और कीमती पंखा बाहर निकाला। वह जंगल में आगे की ओर भागा। एक धमाकेदार आवाज आई, साथ ही हवा भी चली, जिससे पूरे इलाके में पत्तियां सरसराने लगी। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया, बिना किसी अजीबोगरीब चीज के। हालांकि मिंग हाओ के चेहरे का भाव बदल गया। 7 दिन पहले की घटना चौंकाने वाली थी, लेकिन तब से चीजें शांत हो गई थी और इलाके में कोई भी वन्यजीव नहीं मरा था। अभी जो धमाके की आवाज आई थी, उससे जानवरों को भाग जाना चाहिए था, और फिर भी सब कुछ शांत था। बिना किसी हिचकिचाहट के मिंग हाओ ने कीमती पंखे को इस बार दूसरी दिशा में आगे की ओर उछाल दिया। तभी एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई और आसपास के कई पहाड़ों की चोटियों से काली किरणें फूट पड़ी। काली किरणें आपस में जुड़ गईं और पूरे इलाके को सील की तरह घेर लिया। मिंग हाओ सीलिंग क्षेत्र में था, हालांकि वह केंद्र में नहीं था, बल्कि किनारे की ओर था। अगर वह अभी सतर्क नहीं होता और आगे बढ़ता रहता तो वह बीच में ही फंस जाता। 8 आकृतियां दिखाई दी, उनके शरीर धुंधले थे। जल्द ही समूह दिखाई देने लगा। मिंग हाओ ने एक अजीब पानी जैसी ढाल देखी, जिसे वह पहले महसूस नहीं कर पाया था, जो अभी तक उन्हें छिपा रही थी। 8 लोग, 6 पुरुष और 2 महिलाएं। महिलाओं में से एक ने लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा पीला था। उसके हाथों में एक नीला नीला मोती था। मोती से पानी जैसी लहरें निकल रही थी, जो उसकी उपस्थिति को छिपाने का काम कर रही थी। सिवाय इसके कि मोती दरारों से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यह एक बार इस्तेमाल होने वाला खजाना है। वह उसके पास नहीं गई, बल्कि दूर ही खड़ी रही। बाकी लोग पूरी गति से उसके पास आए और उसे घेर लिया। उनमें से एक यान जिगुओ था। मिंग हाओ का चेहरा काला पड़ गया जब उसने साधकों के समूह को ठंडे मन से देखा। यान जिगुओ के चारों ओर एक जानलेवा हवा घूम रही थी, लेकिन उसका साधना आधार समूह में सबसे ऊंचा नहीं था। सबसे ऊंचा आधार किसी ऐसे व्यक्ति का था जो जमीन पर खड़ा भी नहीं था। मिंग हाओ के ऊपर एक उड़ती हुई तलवार पर हवा में तैरता हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमानी नीले रंग का ताओवादी लबादा पहने हुए था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन वह सर्वोच्च कृपालुता का भाव प्रकट कर रहा था। उनकी साधना का आधार क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था। झाओ राज्य के संप्रदायों में क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर लोग एक अनोखी स्थिति में थे। यदि वे 60 साल के चक्र के भीतर सफलतापूर्वक अपना फाउंडेशन स्थापित कर सकते हैं, तो वे संप्रदाय के बुजुर्ग बन जाएंगे। यदि वे 60 साल के चक्र के भीतर फाउंडेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो वे अब आंतरिक संप्रदाय के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि एक सम्मान रक्षक होंगे। यदि शांगुआन शियू रिलायंस संप्रदाय के शक्तिशाली होने के समय उसका सदस्य होता, तो वह एक सम्मान रक्षक होता, एल्डर नहीं। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति केवल 2 वर्षों से क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था। आप कह सकते हैं कि उसका भविष्य असीम था। यदि वह अपना फाउंडेशन स्थापित करने में सफल हो जाता, तो उसकी एक पूरी तरह से अलग पहचान होती। तुम चतुर हो, यान जिगुओ ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम चतुर नहीं होते, तो तुम वायलेट फेट संप्रदाय को धोखा नहीं दे पाते। लेकिन भले ही तुम केंद्र में नहीं हो, एक बार जब तुम इस जादू की परिधि में आ जाते हो, तो तुम मर जाते हो। आखिरकार बड़े भाई लियू यहाँ हैं, और हम तुमसे असली खजाना लेने जा रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे, तो शायद हम तुम्हारी लाश को बरकरार छोड़ देंगे। उसने लालच से मिंग हाओ के कीमती पंखे को देखा। पिछले दिनों में उसने मिंग हाओ के बारे में बहुत कुछ पता लगाया, जिसमें वायलेट संप्रदाय के शिष्यों के साथ उसके व्यापार का विवरण भी शामिल था, जो उसने सनहुआ से सीखा था। अब वह मिंग हाओ की वस्तुओं को और भी अधिक चाहता था। मिंग हाओ ने अपना चेहरा गंभीर रखते हुए यान जिगुओ की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह 9वें स्तर के क्यूई संघनन साधक को घूरता रहा। ये वही बड़े भाई लियू थे जिनका जिक्र यान जिगुओ ने किया था। वे साधारण दिखते थे और बोलते नहीं थे, इसके बजाय वे बस अपनी उड़ती हुई तलवार पर खड़े थे, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जब मिंग हाओ ने उनकी ताकत को महसूस किया, तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर तुम मिंग हाओ के खजाने चाहते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपने बैग को थपथपाया और एक चांदी की रोशनी निकली। मिंग हाओ के हाथ में एक चमकीला चांदी का भाला दिखाई दिया। उसने उसे अपने बगल में रखे कीमती पंखे के बीच में रख दिया, जिसका सिरा सीधा ऊपर की ओर था। जैसे ही चांदी का भाला दिखाई दिया, उसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि बड़े भाई लियू की आंखें भी झपक कर भाले पर टिक गईं। उसी क्षण जब उनकी नजर भाले पर टिकी हुई थी, मिंग हाओ ने अपनी चमकती आंखों से स्क्रॉल पेंटिंग खोली। पेंटिंग के भीतर से चीखने की आवाजें निकली और 3 धुंध जानवर प्रकट हुए। वे लोगों के समूह की ओर आगे बढ़े। अचानक हुई अराजकता का फायदा उठाते हुए मिंग हाओ ने जल्दी से एक मंत्र का जाप किया और एक काली किरण अवर्णनीय गति से बाहर निकली। यान जिगुओ का दिल उछल पड़ा और उसने अपने पीछे जादुई वस्तु की वजह से होने वाली चमकती हुई चमक से खुद को बाहर निकाला। उसी समय पीछे की ओर गोली चलाई। इससे पहले कि वह मुश्किल से हिल पाता, काली रोशनी उसके सिर में उसकी भौहों के बीच में धंस गई। ये नरकीय युद्ध कील थी, और यह मिंग हाओ का स्वभाव था। हमला न करना ठीक था, लेकिन हमला करते समय सबसे पहले हमला करना चाहिए। यान जिगुओ मरना चाहता था, इसलिए मिंग हाओ उसे अंडरवर्ल्ड के पीले झरनों में भेज देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अध्याय 62। एक लहर शांत हो गई। जैसे ही हेलफाइटिंग स्पाइक ने यान जिगुओ की भौहों के बीच की जगह को छुआ, एक काली बर्फ तेजी से फैलने लगी। पलक झपकते ही इसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। एक चटकने की आवाज सुनाई दी और यान जिगुओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव भर गया। फिर उसका पूरा शरीर काले जमे हुए मांस के टुकड़ों में बिखर गया, जो फिर जमीन पर गिर गए। शुरू में मेंग हाओ भागना चाहता था, लेकिन यान जिगुओ ने उसके भागने के रास्ते बंद करने की व्यवस्था कर ली थी। इसलिए मेंग हाओ ने उसे मार गिराने का फैसला किया। वह कुछ समय से खेती की दुनिया का हिस्सा था और जंगल के कानून से अच्छी तरह वाकिफ था। हमला न करना ठीक था, लेकिन जब हमला करने का समय आए तो बिना किसी दया के होना चाहिए, अन्यथा इसका मतलब था आपकी खुद की मौत। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने आसपास के कोल्ड विंड सेक्ट के अनुयायियों के चेहरों पर सदमे और भय के भाव पैदा कर दिए। मेंग हाओ की स्क्रॉल पेंटिंग से निकले 3 धुंध जानवर लगभग उन पर हमला कर रहे थे और भयंकर रूप से चिल्ला रहे थे। वे भयंकर दिख रहे थे और उनकी दहाड़ ने पूरे इलाके को शक्तिशाली दबाव में घेर लिया। वे काली धुंध के 3 समूहों की तरह दिख रहे थे, जैसे वे सीधे कल्टीवेटर्स की ओर बढ़े और फिर उन पर टूट पड़े। एक धमाके की आवाज आई और 9वें स्तर के क्यूई संघनन के साधक बड़े भाई लियू के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने हाथों को आपस में थपथपाया और फिर उन्हें आगे की ओर लहराया। एक लाल झंडा उड़ गया। ये हवा में लहराया, जिससे हर दिशा में 30 मीटर से अधिक दूर तक एक विशाल ज्वाला भड़क उठी। लपटें धुंध जानवरों की ओर बढ़ीं। मेंग हाओ ने अन्य कल्टीवेशन भिक्षुओं को अनदेखा कर दिया, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित थे। वह नीचे की ओर बढ़ा, सीधे नीले नीले मोती वाली महिला की ओर बढ़ा। वह बता सकता था कि मोती जादुई वस्तु थी जो विशेष मंत्र को बनाए रखती थी। उसका चेहरा अचानक चिंता से भर गया और वह तेजी से पीछे हट गई। लेकिन मेंग हाओ उससे कहीं तेज था, वह एक पल में उसके ऊपर था। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे वह चक्कर खा गई। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। भयभीत होकर उसने मोती छोड़ दिया, जो उड़ गया। वह महिला भले ही खूबसूरत हो, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे मेंग हाओ का दुश्मन बना दिया। उसने उसे ठंडेपन से देखा, फिर पंजे जैसे इशारे से अपना हाथ ऊपर उठाया। मोती उसकी ओर उछला और उसके हाथ में आ गिरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज गर्जना सुनाई दी। तीनों धुंध जानवर पूरी तरह से नष्ट हो गए क्योंकि बड़े भाई लियू की ज्वाला ने उन्हें घेर लिया। फिर यह मेंग हाओ की ओर फैल गई। तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने हो सकते हैं, बड़े भाई लियू ने एक भद्दे भाव के साथ कहा, लेकिन तुमने मेरे कोल्ड विंड सेक्ट के सदस्यों को मार डाला। तुम मर चुके हो। उसके पीछे उसके साथी शिष्य बहुत बुरी हालत में दिख रहे थे, लेकिन ये गौण महत्व का था। जब वह संप्रदाय में वापस आएगा तो उसे यान जिगुओ की मौत की व्याख्या करने में मुश्किल होगी। उसने मेंग हाओ की हत्या के अपने इरादे को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। हर खास पल के लिए अंगूठियां, हार और झुमके, हीरा आभूषण। मेंग हाओ ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही ज्वाला की लपटें उसकी ओर बढ़ीं, उसके बाएं हाथ ने अपने बैग को थपथपाया और एक बड़ा काला जाल दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाला और वह आसमान में उड़ गया। ये ज्वाला की लपटों से गुजरा और उसे तुरंत बुझा दिया। जाल फैल गया, बड़ा और बड़ा होता गया और सीधे बड़े भाई लियू की ओर बढ़ा। बड़े भाई लियू का चेहरा मुड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें एक जेड स्लिप थी जिसे उसने तोड़ दिया। अचानक उसका शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह मुश्किल से जाल के रास्ते से बाहर निकला। पीछे 2 अन्य शिष्य जाल की चपेट में आ गए। जाल से तीव्र गर्मी निकल रही थी, जिसने तुरंत उनके कपड़ों को जला दिया। एक पल में उनके जले हुए शरीर टुकड़ों में कटने लगे। भयानक चीखें गूंज उठी, जिससे शेष शीत पवन संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। वे डर से कांपने लगे। यहाँ तक कि बड़े भाई लियू ने भी आंखें फाड़ कर देखा। वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि मेंग हाओ के पास ऐसी जादुई वस्तुएं होंगी। जब ये सब हो रहा था, तब भी मेंग हाओ आगे बढ़ता रहा। उसका दाहिना हाथ मोती को पकड़कर उसे तोड़ रहा था। उस क्षेत्र को कवर करने वाला विशाल सीलिंग मंत्र टिमटिमाया और फिर बिखरने लगा। मेंग हाओ का बायां हाथ एक मंत्र के पैटर्न में टिमटिमाया, जिसे उसने कीमती पंखे पर निशाना बनाया। उसने चांदी का भाला पकड़ लिया, क्योंकि पंखे के 16 पंख उसके चारों ओर घूमकर एक ढाल बना रहे थे, जो फिर उसे आगे ले गया और उलझते हुए मंत्र में एक छेद की ओर बढ़ गया। तुम भागना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। बड़े भाई लियू ने अपने माथे पर वार किया, जिसके बाद उसके मुंह से तलवार की आभा निकली। एक छोटी, पारदर्शी उड़ती हुई तलवार दिखाई दी, जो छोटी उंगली के आकार की थी। मेंग हाओ का पीछा करते हुए एक चमकदार तलवार की आभा बाहर निकली। मेंग हाओ तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह भागने ही वाला है। उसने अपने पीछे हाथ हिलाया और काले जाल ने जोरदार, गूंजती हुई आवाज की। जो 2 साधक उसमें फंस गए थे, वे अब पूरी तरह से टुकड़ों में कट गए थे। जाल लुढ़कने लगा और अपने साथ पकड़े हुए बैगों को घसीटता हुआ मेंग हाओ की आस्तीन में वापस चला गया। इस समय तक बड़े भाई लियू की चमकती हुई क्रिस्टलीय तलवार मेंग हाओ तक पहुंच चुकी थी। वह उस पर वार करने ही वाला था कि उसे आसन खतरे का आभास हुआ। वह क्यूई संघनन के 9वें स्तर की शक्ति का सामना करने की स्थिति में नहीं था। तलवार की आभा की प्रचंडता को देखकर मेंग हाओ की आंखें चमक उठीं। 16 पंख एक साथ लुढ़क गए और फिर 16 तलवारें बन गईं जो बड़े भाई लियू की क्रिस्टलीय तलवार की ओर बढ़ीं। एक जोरदार धमाका हुआ। 16 पंखों में से 8 नष्ट हो गए और क्रिस्टलीय तलवार घूमने लगी। शेष 8 पंख वापस आकर मेंग हाओ के पैरों के नीचे एक पंखा बन गए। हालांकि पंखा पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से धीमा था। कम पंखों के साथ आपका पंखा बस इतना तेज नहीं होगा, बड़े भाई लियू ने एक क्रूर हंसी के साथ कहा। और फिर भी जब शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, तब भी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेंग हाओ ने अपने बैग को थपथपाया, जिससे 8 और समान पंख दिखाई दिए। कीमती पंखा एक बार फिर पूरा हो गया और मेंग हाओ दूर तक उड़ते हुए प्रकाश के धुंधलेपन में बदल गया। अरे, बड़े भाई लियू की हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। वह उसका पीछा करते हुए भाग गया। ये देखकर शेष शिष्यों के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने अपनी जादुई वस्तुएं निकाली और उसके पीछे भागे। केवल महिला शिष्या, जिसका साधना आधार पर्याप्त मजबूत नहीं था, हिचकिचाए और अनुसरण नहीं किया। मेंग हाओ अपने पंखे पर खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर था, उसके शरीर से अभी भी मौत की आभा निकल रही थी। उसने 2 बैग निकाले जो उसने अभी अभी हासिल किए थे और उन्हें देखा।
अंदर रखी जादुई वस्तुएं और औषधीय गोलियां उसके लिए बहुत कम मूल्यवान थीं। लेकिन उसे 3 सफेद मोती मिले, ऐसी वस्तुएं जिनकी उसे निश्चित रूप से जरूरत थी। उसने एक को बाहर निकाला और उसने तुरंत ही मौत की आभा को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। लगभग 10 सांसों के अंतराल में ये पूरी तरह से काला हो गया था और अब और अधिक अवशोषित करने में असमर्थ था। हर खास पल के लिए अंगूठियां, हार और झुमके, हीरा आभूषण। मेंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी, मोती को गिराने से पहले एक क्षण तक उसे देखा। मैं इस समय कोई नकल नहीं कर सकता। एक बार जब मैं इन लोगों से निपट लूंगा तो मैं मोती की कुछ प्रतियां बना सकता हूं। इससे लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली मृत्यु आभा की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने अपने पीछे देखा तो उसे अलंकारिक गड़गड़ाहट दिखाई दी। कोल्ड विंड सेक्ट के बड़े भाई लियू के चारों ओर एक चमकीली चमक थी जब वह मेंग हाओ का पीछा करते हुए उड़ रहा था। उसके पीछे जमीन पर 3 आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो तेज गति से दौड़ रही थीं। वे 3 लोग कुछ भी नहीं हैं, मेंग हाओ ने खुद से कहा। उन्हें मारना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लियू उपनाम वाला वह व्यक्ति क्यू कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर है। उसके पास बहुत सारी जादुई वस्तुएं भी हैं। अभी अभी हमारी छोटी सी लड़ाई में उसने कोई जादू भी नहीं किया। उसके साथ लड़ाई में उलझना अच्छा नहीं होगा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। भले ही बड़े भाई लियू 9वें स्तर के थे, लेकिन उनके पास मेंग हाओ जितनी औषधीय गोलियां नहीं हो सकती थी। वह तब तक भागता रहेगा जब तक कि दूसरा पक्ष थक न जाए। उसकी योजना उसके दिमाग में बैठ गई। उसने अपने बैग को थपथपाया और 3 सांसारिक आत्मा की गोलियां निकाली, जिन्हें उसने अपने मुंह में डाल लिया। उसे थोड़ा पछतावा हुआ। मैंने 8 डुप्लीकेट पंख बर्बाद कर दिए और अब मुझे औषधीय गोलियां बर्बाद करनी होंगी। अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मैं और भी गरीब होता जाऊंगा। मैं यान जिगुओ का बैग भी लेना भूल गया। मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। सांसारिक आत्मा की गोलियां उसके शरीर में समा गईं, जिससे वह असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उसकी गति बढ़ गई। समय बीतता गया और जल्द ही शाम हो गई। मेंग हाओ पूरे समय पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। कभी कभी वह खजाने के पंखे पर चढ़ जाता तो कभी पैदल ही दौड़ता। बड़े भाई लियू पूरे समय उसके पीछे थे और गंभीर रूप से हंस रहे थे। मेंग हाओ अब बहुत अधिक अनुभवी हो गया था। हालांकि उड़ती तलवार के माध्यम से ग्लाइड करना खजाने के पंखे जितना तेज नहीं था, फिर भी वह पूरी तरह से सहज था। उसके बहुत पीछे कोल्ड विंड सेक्ट के 3 शिष्य जो पीछा करते हुए पकड़े गए थे, कराह रहे थे। हालांकि वे बड़े भाई लियू की नाराजगी को भड़काने के डर से हार मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शाम ढलते ही मेंग हाओ तेजी से आगे बढ़ गया। अचानक उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसके शरीर से लगातार निकल रही मौत की आभा अब दूर तक तैर रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने उस दिशा में देखा और अचानक हवा में चीखती हुई पृथ्वी और रोशनी की किरण देखी। उसके पीछे 10 या उससे ज्यादा आकृतियां पैदल दौड़ रही थीं। प्रकाश की किरण 2 व्यक्ति निकले। दोनों की उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष थी और वे क्यूई संघनन के 8वें स्तर पर थे। प्रत्येक व्यक्ति लगभग 2 मीटर लंबी हरे रंग की जेड बांसुरी पर खड़ा था। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, विशेष रूप से उनमें से एक, जिसने लाल वस्त्र पहना था। अपने साधना आधार से निकलने वाली शक्ति से वह स्पष्ट रूप से क्यूई संघनन के 9वें स्तर में प्रवेश करने से बस एक बाल की दूरी पर था। पैदल चल रहे लोगों में सुन हुआ भी था। उसके हाथ में एक मोती था जो इस समय मृत्यु की आभा को सोख रहा था। तो तुम अभी भी झाओ राज्य में हो, मेंग हाओ? सुन हुआ ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने लालच से मेंग हाओ को देखा। बड़े भाई जू, यह मेंग हाओ है। उसके पास पैट्रियार्क रिलायंस का खजाना है। यहाँ तक कि वायलेट फेट सेक्ट भी इसमें रुचि रखता है। उसने उन्हें धोखा दिया और उनका गुस्सा भड़काया। निश्चित रूप से उसके पास अभी भी वह कीमती वस्तु है। वह उत्सुकता से धड़क रहा था क्योंकि उसने मेंग हाओ के पास मौजूद उस कीमती वस्तु के बारे में सोचा था। वह उस दिन जो हुआ था, उसे देखने के बाद से ही उस पर अपना हाथ रखने का सपना देख रहा था। सौभाग्य से कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात कोल्ड विंड सेक्ट की एल्डर सिस्टर हान से हुई थी। एक अंतरंग पल के दौरान वह मेंग हाओ के बारे में उससे कुछ जानकारी हासिल करने में सफल रहा था। फिर उसने तुरंत सेक्ट के कुछ एल्डर ब्रदर्स को ढूंढ लिया और मेंग हाओ का पता लगाने के लिए डेथ और अवशोषित करने वाले मोती का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि बड़े भाई लियू मेंग हाओ का बिजली की तरह पीछा कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हत्या का भाव है, तो उनके भाव तेजी से बदल गए। सन हुआ की आंखें चमक उठी और हवा में उड़ते हुए जो और जू ने ठंडी खर्राटे भरी। वे मेंग हाओ का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े। उनकी उंगलियां मंत्रोच्चार की मुद्रा में चमक रही थीं। उनके पैरों के नीचे की बांसुरियां भयावह चीखने वाली आवाजें निकालने लगी, साथ में धुंध की पतली लपटें भी। धुंध एक विशाल हाथ में बदल गई जो मेंग हाओ की ओर बढ़ा। चलो इसे मारो, मेंग हाओ ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत एक 20 या 30 मीटर लंबा फ्लेम पाइथन प्रकट हुआ। तीव्र झुलसाने वाली गर्मी बिखेरते हुए वह उड़ते हुए हाथ से मिलने के लिए दौड़ा। मेंग हाओ ने अपनी दाहिनी आस्तीन को झटका, जिससे 2 लकड़ी की तलवारें दिखाई दी। चमकती हुई वे आगे बढ़ते हुए फ्लेम पाइथन के नुकीले दांत बन गए। अध्याय 63, एक और लहर उठती है। एक धमाका हुआ। विशाल धुंध हाथ विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के 2 8वें स्तर के क्यू कंडेंसेशन शिष्यों के संयुक्त प्रयास से बनाया गया था। मेंग हाओ अकेले संभवतः इसका सामना नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने अपने बैग में दूसरी सबसे रहस्यमयी वस्तु, लकड़ी की तलवारों का इस्तेमाल किया था। पहली सबसे रहस्यमयी वस्तु निश्चित रूप से तांबे का दर्पण था। लकड़ी की तलवारें, जो वांग तेंगफेई की इच्छा की वस्तु थी, अब मेंग हाओ के हाथ से निकल गईं। उन्होंने विशाल धुंध के हाथ को चीर दिया और विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के 2 शिष्यों की ओर बढ़ गईं। तलवारों से कोई शक्तिशाली तलवार जैसी आभा नहीं निकली, लेकिन जैसे ही वे हवा में उड़ी, उन्होंने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक तेज धारा में खींच लिया। चौंककर विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के 2 शिष्य तुरंत भाग निकले। बिना किसी ठंडी सांस के मेंग हाओ दूर भाग गया। लकड़ी की तलवारें उसकी ओर घूम गईं। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस अपनी गति बढ़ा दी। उसके पीछे बड़े भाई लियू की आंखें सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में लालच और भी बढ़ गया। इस मेंग चरित्र के पास बहुत ज्यादा जादुई चीजें हैं। लकड़ी की तलवारें अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी हैं।
ये सिर्फ ये साबित करता है कि वायलेट फेट संप्रदाय जिस भाले की तलाश में था वह अविश्वसनीय रूप से असाधारण है। लेकिन उसने अभी तक इसकी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया है? बड़े भाई लियू की आंखें चमक उठी क्योंकि वह पीछा करना जारी रखता था। मेंग हाओ की तरह उसके पास लंबे समय तक उड़ान बनाए रखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे ऊपर चढ़ने के लिए जादुई सहायता की आवश्यकता थी। सन हुआ और विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के चेहरे पर काली मुस्कान थी। ये जो और जू के लिए विशेष रूप से सच था। ठंडी चीखों के साथ वे उनका पीछा करने के लिए निकल पड़े। सन हुआ ने अपना जबड़ा कस लिया और उनका पीछा किया। जो और जू बीच हवा में उड़ते हुए प्रकाश की बहुरंगी धारियों में बदल गए। उन्होंने कोल्ड विंड संप्रदाय के बड़े भाई लियू से अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन मेंग हाओ का पीछा करना जारी रखा। मेंग हाओ के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह जानता था कि कोल्ड विंड सेक्ट के बड़े भाई लियू ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है। सन हुआ और अन्य लोगों के सामने आने के बाद अब उसे साधकों की 2 लहरों से निपटना था। उसने भौहें सिकोड़ी। मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है, मेंग हाओ ने उदास होकर सोचा। अगर मेरे पास पर्याप्त होते तो मैं एक स्वर्गीय स्पिरिट पिल की नकल कर सकता था और क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। अगर मैं 9वें स्तर पर होता तो ये लोग मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि मुझे अपने कुछ खजाने बेचने पड़ सकते हैं। मेंग हाओ ने तांबे के दर्पण का उपयोग करके कुछ जादुई वस्तुओं की नकल करने और फिर उन्हें बेचने के बारे में सोचा था। लेकिन झाओ राज्य छोटा था और उसके पास केवल कुछ संप्रदाय थे। अगर वह जादुई वस्तुओं को बेचना शुरू करता और बाद में उसी जैसी जादुई वस्तु का उपयोग करता तो ये संदेह पैदा करता। जैसे ही उसने खुद से कहा, उलझन में उसकी आंखें अचानक दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह जमीन पर गिर गया और दौड़ने लगा, कुछ सांसारिक आत्मा की गोलियां निगल ली जब तक कि उसका शरीर भरपूर आध्यात्मिक शक्ति से भर नहीं गया। फिर वह वापस कीमती पंखे पर कूद गया और आगे बढ़ गया। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में कई पहाड़ थे, लेकिन कुछ राक्षसी जानवर थे जो उसने देखे वे कमजोर थे, जिससे उसके लिए पीछा छुड़ाने के लिए अपनी सामान्य रणनीति का उपयोग करना असंभव हो गया। जब वह ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, तो विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के 2 शिष्यों जो और जू ने अचानक मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उनके पैरों के नीचे रखी बांसुरियों से एक और सीटी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विलाप करती आत्मा उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रही हो और उनकी उंगलियां फड़क रही हों। स्वर्गीय थंडर आत्मा। जैसे ही ये शब्द निकले, मेंग हाओ के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और हवा में काले बादल छा गए। बादलों के बीच बिजली चमकने लगी और फिर मेंग हाओ की ओर चमकने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इस तरह के बिजली के बोल्ट हमले का सामना किया था। उसने अपने पैर को कीमती पंखे पर पटका और तुरंत 10 पंख उड़कर एक दूसरे पर चढ़ गए। बिजली का बोल्ट उन पर जा गिरा। एक तेज आवाज निकली जिससे पंख घूमने लगे। बिजली का बोल्ट 2 क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर के संयुक्त प्रयास से बनाया गया था। हालांकि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति नहीं थी, लेकिन ये कमजोर नहीं था, और जहां तक मेंग हाओ का सवाल है, वास्तव में ये काफी शक्तिशाली था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने पीछे देखा, उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक रही थी। हमला इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह खून उगल सके, लेकिन उस समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर थी। एक बेहतरीन स्वर्गीय थंडर स्पिरिट, एल्डर ब्रदर लियू ने शांत भाव से कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट का बिजली का बोल्ट जादू बहुत परिष्कृत है। दुख की बात है कि आपका साधना आधार पर्याप्त नहीं है। आपके संयुक्त प्रयासों के बाद भी परिणाम ये है। यदि आप अधिक शक्तिशाली होते तो वह मरता नहीं तो घायल हो जाता। अपनी बात के बावजूद उसने मेंग हाओ पर कोई कदम नहीं उठाया। उसके साथ पहले से ही लड़ने के कारण वह जानता था कि उसके पास बहुत सी जादुई वस्तुएं हैं। उसने फैसला किया था कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि अपने प्रतिद्वंद्वी को थका देने के लिए अपने गहन साधना आधार पर भरोसा किया जाए, फिर हमला किया जाए। वह ये देखकर खुश था कि अन्य लोग उस पर हमला कर रहे हैं, जिससे मेंग हाओ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने जादुई तकनीक पूरी नहीं की है, विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्य ने कहा, जिसका उपनाम जू था। इतना मुंह मत खोलो, लियू दाओयुन। एक दूसरे को देखते हुए भागीदारों ने एक एक औषधीय गोली निगल ली और फिर मंत्रोच्चार करने लगे। उनकी उंगलियां एक साथ चल रही थीं। तुरंत ही मेंग हाओ का पीछा करते हुए काले बादल ने मंथन करना शुरू कर दिया। फिर से बिजली चमकने लगी। पूरे देश में एक जोरदार गर्जना हुई और फिर से कीमती पंखे के पंख बचाव के लिए आगे बढ़े। इस बार बिजली बंद नहीं हुई। एक के बाद एक बोल्ट गिरे, लगातार गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही 3 बोल्ट लगे, जिससे मेंग हाओ ने मुंह में खून भर लिया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा पक्का हो गया। उसने अपनी दाहिनी आस्तीन हिलाई और स्क्रॉल पेंटिंग दिखाई दी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डाल दी और 2 दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। धुंध उबलने लगी और स्क्रॉल पेंटिंग से 2 धुंध जानवर उछले, जो और जू की ओर बढ़ रहे थे। दोनों आदमी पीले पड़ गए। उन्होंने अपनी जादुई कला को प्रदर्शित करने के लिए पहले से ही औषधीय गोलियां खा ली थीं, जो उनके पास एकमात्र तकनीक थी। अपने संयुक्त प्रयास के साथ भी वे इसे केवल कुछ समय तक ही जारी रख सकते थे। वे इस पर चर्चा कर रहे थे कि चौथी बिजली गिरी, जो तब थी जब मेंग हाओ की स्क्रॉल पेंटिंग से धुंध के जानवर उभरे। ये धुंध के जानवर भेड़ियों जैसे दिख रहे थे। भयंकर चीखों के साथ सिर घुमाते हुए वे दोनों आदमियों पर टूट पड़े। भागते समय उनके पंजों के नीचे से काली लहरें फैल रही थीं। लियू दाओयुन ने चमकती आंखों से मेंग हाओ को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और ठीक उसी क्षण जब मेंग हाओ ने स्क्रॉल पेंटिंग खोली और बिजली गिरने वाली थी, उसने अपनी जीभ काट ली और थोड़ा खून थूक दिया। उसकी उंगलियां फड़कने लगी, जिससे खून उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मेंग हाओ की ओर उंगली हिलाई। क्यू कंडेंसेशन, ठंडी हवा उंगली। उंगली पर हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। लाल रक्त अचानक काला हो गया और तीव्र ठंडक छोड़ने लगा। पलक झपकते ही ये बर्फ के क्रिस्टल से बनी उंगली में बदल गया। ये बदले में एक प्रिज्मीय किरण में बदल गया, जो सीधे मेंग हाओ की ओर बढ़ा। एक पल में यह उसके लगभग 9 मीटर के दायरे में था। उंगली का हमला चालाक और शक्तिशाली था। जैसे ही वह पास आया, स्क्रॉल पेंटिंग से धुंध के जानवर जो और जू से टकरा गए। मेंग हाओ के ऊपर चौथी बिजली का बोल्ट नीचे उतरने लगा। मेंग हाओ को अपने दिल में गंभीर खतरे का एहसास हुआ। लियू दाओयुन के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान दिखाई दी और वह एक कदम आगे बढ़ा।
उसके नीचे एक चमकदार रोशनी देखी जा सकती थी क्योंकि उसकी क्रिस्टलीय तलवार मिंग हाओ की ओर चली गई थी। चलो देखते हैं इस बार तुम चकमा देते हो, उसने चमकती आंखों से देखते हुए कहा। तुम नहीं कर सकते, तुम्हें अपना चांदी का भाला दिखाना होगा और हमें उसकी ताकत दिखानी होगी। मैं इसे देखने के लिए वाकई उत्सुक हूँ। मिंग हाओ की पुतली सिकुड़ गई। कोई और जादुई वस्तु निकालने का समय नहीं था, इसलिए उसने स्क्रॉल पेंटिंग को अपने बगल में तैरने के लिए छोड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसमें सोचने का भी समय नहीं था। उसने अपना दाहिना पैर कीमती पंखे पर पटक दिया। ये तुरंत अलग हो गया, 16 पंख बारिश में बदल गए। उनमें से 10 क्रिस्टलीय तलवार की ओर बढ़े, जबकि 6 बिजली के बोल्ट से बचाव के लिए पीछे रह गए। आने वाली ठंडी हवा की उंगली से निपटने के लिए मिंग हाओ जमीन की ओर झुका और फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया। उसकी हथेली के बीच से 20 या 30 मीटर लंबा एक फ्लेम पाइथन निकला जो ठंडी हवा की उंगली को रोकने के लिए दौड़ा। उसी समय उसके बाएं हाथ ने एक मंत्र चमकाया, फिर आगे की ओर लहराया। एक विंड ब्लेड उभरा जिसने अपनी शक्ति फ्लेम पाइथन को दी, जो ठंडी हवा की उंगली की ओर बढ़ते हुए और भी बड़ा हो गया। ये सब वर्णन करने में कुछ समय लगता है, लेकिन वास्तव में यह उस समय हुआ जब एक चिंगारी को चकमक पत्थर के टुकड़े से ऊपर उठने में समय लगता है। बिजली के 6 पंखों पर गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी यह मिंग हाओ पर लगा, जिससे उसे खून की उल्टी हुई। उसी समय क्रिस्टलीय तलवार 10 पंखों से टकराए। पंखों के टूटने के साथ ही विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। तलवार की आभा मिंग हाओ को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। उसने और अधिक खून खांसा, उसका शरीर कांप रहा था। अगला सबसे शक्तिशाली हमला था कोल्ड विंड फिंगर। एक बार एक खोई हुई कला, इसे क्यूई कंडेंसेशन स्तर के कल्टीवेटर्स को इसका उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सुधारा गया था। वर्तमान में इसका उपयोग केवल क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। एक धमाके की आवाज आई। खेती के आधार स्तरों के बीच असमानता तुरंत स्पष्ट हो गई। फ्लेम पाइथन और विंड ब्लेड की काफी संयुक्त शक्ति के बावजूद वे अभी भी टुकड़ों में बंटे हुए थे। वे काले रंग की कोल्ड विंड फिंगर के लगभग आधे हिस्से को नष्ट करने में कामयाब रहे। बाकी हिस्सा मिंग हाओ की छाती में घुस गया। उसने और भी ज्यादा खून खांसा, जो तुरंत काला हो गया और बर्फ के टुकड़ों में जम गया। उसका शरीर पीछे की ओर घूम गया। उसके शरीर में तीव्र ठंडक भर गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जमने वाला है। उसे पता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसका दाहिना हाथ बाहर निकला और मायावी हेलफाइटिंग स्पाइक को भरा, साथ में 2 बैनर जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। वर्तमान में मिंग हाओ गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसने वापस लड़ने की अपनी इच्छाशक्ति नहीं खोई थी। उसने अपने दांत पीस लिए और भागने लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। न तो भागने वाले मिंग हाओ, न ही लियू दाओयुन, न ही विंडिंगर स्ट्रीम संप्रदाय के वर्तमान में लथपथ जो और जू। अचानक लड़ाई में शामिल होने के लिए एक तीसरा पक्ष आ गया। दूर से एक तीर चला, जिसके साथ एक तीखी, चुभने वाली चीख भी थी। ये तीर सीधे मिंग हाओ की ओर बढ़ा, जिसमें तीव्र हत्या की मंशा थी। ये स्पष्ट रूप से उसके दिल को छेदने और उसे मारने के लिए था। यह अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ा। उसे अचानक सीने में चुभन महसूस हुई, जिसके बाद उसने दहाड़ लगाए। 2 मंडराते बैनर तीर को रोकने के लिए आगे बढ़े। बैनर टूटते ही एक विस्फोट हुआ। जैसे ही तीर आगे बढ़ा, मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे हेलफाइटिंग स्पाइक, जिसे वह मूल रूप से जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, तीर को रोकने के लिए भेजा। एक जोरदार धमाका हुआ और मिंग हाओ ने और खून थूका। उसने देखा कि काली कील टूटकर बिखर गई। तीर की गति कुछ धीमी हुई, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ता रहा। वह पीछे हट गया, जमीन की ओर गिर गया, लेकिन उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। भले ही कुछ बचे हुए पंख उसे पकड़कर दूर ले गए हों, लेकिन वे बहुत कम थे। वह तीर से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। हेलफाइटिंग स्पाइक के विस्फोट से कुछ गति उधार लेते हुए मिंग हाओ ने एक तेज सांस ली। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव दिखाई दिया और उसने फिर से अपने बैग को पटक दिया। एक लकड़ी की तलवार दिखाई दी। उसके पास तलवार को तीर की ओर मोड़ने का भी समय नहीं था। यह इतनी तेजी से आया कि ब्लेड के किनारे से टकरा गया। धमाका। अध्याय 64। एक चांदी के भाले के कारण हुआ नरसंहार। जब लकड़ी की तलवार तीर से टकराई तो उसमें से एक मधुर ध्वनि निकलने लगी। तीर की ताकत से उसे पीछे धकेला गया और मिंग हाओ के माथे पर लगा। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और वह पीछे की ओर घूम गया। तीर की शक्ति खत्म हो गई थी और वह राख में बदल गया, जो हवा में उड़ गया। जैसे ही मिंग हाओ पीछे की ओर उड़े, उन्होंने अपने बैग को थपथपाया और एक राक्षसी कोर निकाला, जिसे उन्होंने निगल लिया। उनके पास सांसारिक आत्मा की गोलियां कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने राक्षसी कोर का विकल्प चुना। उनकी आंखों में खून भर गया था और उनकी चोटें गंभीर थीं। यह शायद सबसे बुरी चोट थी जो उन्हें साधक बनने के बाद लगी थी। शुक्र है कि लकड़ी की तलवार वाकई एक कीमती वस्तु थी और उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था। दरअसल मिंग हाओ को वापस इसलिए भेजा गया क्योंकि उसकी साधना का आधार तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अगर ऐसा होता तो तीर लकड़ी की तलवार को 1 इंच भी पीछे नहीं हटा पाता। मिंग हाओ का शरीर दर्द से कराह रहा था और उसका दिमाग थोड़ा धुंधला था, लेकिन जीवित रहने की उसकी सहज इच्छा अभी भी मौजूद थी। उसने अपनी जीभ काट ली और दर्द का इस्तेमाल ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। उसने अपना पीला, रक्तहीन चेहरा उठाया और दूर की ओर देखा। अभी अभी एक युवा व्यक्ति सफेद लबादे में एक विशाल हरे पत्ते पर उड़ता हुआ उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें ठंडी थीं, अहंकार का कोई निशान नहीं था। हालांकि उसे एक नजर देखने से किसी को भी बिना किसी संदेह के पता चल जाता था कि वह दूसरों से बेहतर है। उसकी साधना का आधार क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था और फिर भी वह केवल 22 या 23 साल का लग रहा था। उसे आते देख लियू दाओयुन, जो क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह तुरंत समझ गया, इस उम्र में वह किसी महान संप्रदाय से चुना हुआ व्यक्ति होगा, उसने खुद से कहा। सफेद वस्त्र। मिंग हाओ ने अपने मुंह से खून पोंछा और सफेद वस्त्र पहने युवक को घूरने लगा। मैं डिंग शिन हूँ। एक डिंग शिन का चीनी में नाम डिंग सी, डिंग शिन है। डिंग एक आम पारिवारिक नाम है। शिन का मतलब है विश्वास या आस्था। वायलेट फेट संप्रदाय से, उसने शांत भाव से कहा। मैं संप्रदाय के नेता के आदेश पर तुम्हारी जान लेने आया हूँ।
उसे महीनों पहले मेंग हाओ की खोज के लिए झाओ राज्य भेजा गया था। अपने विशेष तरीकों का उपयोग करते हुए उसने आखिरकार आज उसका पता लगा लिया। वह वास्तव में कुछ समय से देख रहा था, अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहा था। वह कियान शुइहिन और लू सोंग से बिल्कुल अलग था। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में उसे अक्सर संप्रदाय के कामों के लिए बाहर भेजा जाता था। वह वायलेट फेट संप्रदाय के चुने हुए लोगों में से एक था जिसे फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचना था। जब ऐसा हुआ तो वह एक सच्चा चुना हुआ व्यक्ति बन गया। संप्रदाय के बाहर के मामलों को संभालना उसके लिए बस प्रशिक्षण था। वह कियान शुइहिन से कहीं ज्यादा अनुभवी था और पिछले 2 सालों में उसने दक्षिणी क्षेत्र में अपना नाम भी बना लिया था। उसका व्यक्तित्व ठंडा था, उसके हमले निर्दयी थे। दक्षिणी क्षेत्र में वापस आकर वह हमेशा अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा पर विचार करता था। लेकिन यहाँ झाओ राज्य में वह थोड़ा कम संयमित हो सकता था। उसने मेंग हाओ पर उस समय हमला किया था जब वह गंभीर खतरे में था और उसने कभी नहीं सोचा था कि मेंग हाओ वास्तव में घातक तीर से बच पाएगा। मेंग हाओ का चेहरा गंभीर था। आज हमलावरों की 3 लहरें दिखाई दी। 2 क्यूई संघनन के 8वें स्तर के थे और 2 9वें स्तर के थे। अकेले अपने साधना आधार के आधार पर वह उनका सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल था। स्थिति बहुत खतरनाक थी। डिंगशिन को आते देख लियू दाओयुन की आंखें चमक उठीं और वह कुछ घबरा गया। फिर भी उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह हार नहीं मानेगा। विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के जो और जू और भी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। अगर उन्हें सिर्फ लियू दाओयुन से निपटना होता तो वे ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब जब वायलेट फेट संप्रदाय सामने आ गया था तो वे कम आश्वस्त थे। मेंग हाओ की आंखें हल्की चमक उठीं। उसके दाहिने हाथ ने अपने बैग पर थपकी दी और 5 पंख उड़कर उसके पैरों के नीचे के 4 पंखों से मिलकर 9 पंखों वाला पंखा बन गया। वह पंखा उड़कर उसे तेज गति से दूर ले गया। डिंगशिन की आंखें शांत थीं। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और उसके पैरों के नीचे का विशाल पत्ता चमक उठा जैसे ही वह पीछा करने के लिए निकला। लियू दाओयुन भी हरकत में आ गया। विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के जो और जुन ने अपने दांत पीस लिए फिर पीछा करने में शामिल हो गए। सन हुआ की गति इतनी तेज नहीं थी और वह पहले ही जमीन पर गिर चुका था। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह पैदल ही जितनी जल्दी हो सका उसका पीछा करने लगा। लोगों की 3 लहरें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं, इसलिए मेंग हाओ ने एक और राक्षसी कोर निगल लिया। उसके भीतर की ठंड अभी भी बहुत मजबूत थी और उसका शरीर तलवार के घावों से ढका हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। उसने अपना जबड़ा भींचा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया, फिर अपने बैग को थपथपाया। उसके हाथ में एक चांदी की रोशनी चमक उठी। यह कोई और नहीं बल्कि चांदी का भाला था। लियू दाओयुन की नजर तुरंत उस पर केंद्रित हो गई और वह थोड़ा धीमा हो गया। डिंगशिन अपनी चमकती आंखों के साथ ही विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के जो और जू ने पहले कभी लंबे चांदी के भाले पर नजर नहीं डाली थी। लेकिन सुन हुआ, जो अभी भी जमीन पर दौड़ रहा था, ने देखा था। उसने तुरंत चिल्लाया, ये चांदी का भाला है। ये पैट्रियार्क रिलायंस का कीमती उपहार है। ये सुनकर जो और जू की गति थोड़ी धीमी हो गई, उनकी आंखें तेज चमक रही थीं। तुम सब इस चांदी के भाले के पीछे पड़े हो। मेंग हाओ ने कहा, ठीक है, इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक आप फाउंडेशन स्थापना चरण में नहीं होते तब तक इसकी असली ताकत का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो मेरे मेहमान बने। उसके चेहरे पर अतुलनीय दर्द की अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वह खुद को बचाने के प्रयास में सब कुछ फेंक रहा था। उसने भाले को जितनी जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। उसने अपनी बाह में जितनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई थी उसे फेंकते हुए फेंक दिया। चांदी का भाला गुनगुनाता हुआ दूर तक उड़ता हुआ चांदी के रंग के इंद्रधनुष में बदल गया, इतना चमकीला कि लगभग सभी की आंखें उसे देखने पर मजबूर हो गईं। जैसे ही पंखा उड़ा, मेंग हाओ का बहुमूल्य पंखा प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो विपरीत दिशा में चला गया। दिलचस्प बात यह है कि ये बताना मुश्किल है कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। भाला संयोग से कोल्ड विंड सेक्ट के 3 पीछा कर रहे शिष्यों की दिशा में उड़ गया। जब उन्होंने चांदी के भाले को अपनी ओर उड़ते देखा तो वे चौंक गए। सन हुआ की आंखें लाल थीं और एक कर्कश चीख के साथ उसने दिशा बदली और सीधे चांदी के भाले की ओर भागा। उसके चेहरे पर हत्या का भाव उभर आया। उसने अपने बैग को थपथपाया और तलवार की आभा उभरी। उसका स्पष्ट इरादा किसी को भी मार डालने का था जो उससे भाला छीनने की हिम्मत करे। उसके पीछे 10 या उससे अधिक विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के अनुयायी और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लियू दाओयुन के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि वह खुद से इस बात पर बहस कर रहा था कि भाला असली था या नहीं। चूंकि वह फाउंडेशन स्थापना चरण में नहीं था, इसलिए उसके पास आध्यात्मिक समझ नहीं थी, इसलिए इस मामले के बारे में निर्णय लेना मुश्किल था। इसके बारे में 50-50 संभावना थी, लेकिन उसके दिमाग में यह मायने नहीं रखता था। वह विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्यों को अपने साथी शिष्यों पर हमला करने नहीं दे सकता था। यदि उन्होंने ऐसा किया और बात बाहर आ गई तो संप्रदाय में वापस लौटने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी। और अगर भाला असली था तो अगर उसने उन परिस्थितियों में हार मान ली तो संप्रदाय में वापस आने पर उसकी सजा और भी कड़ी होगी। अगर उसने ऐसा किया तो भी उसे धिक्कार है, अगर नहीं किया तो भी उसे धिक्कार है। उसने अपना जबड़ा कस लिया। अरे, लियू दाओयुन ने मेंग हाओ का पीछा करना छोड़ दिया और भाले की ओर बढ़ गया। जो और जू ने झिझकते हुए देखा कि लंबा भाला उड़ गया, जिसका पीछा सन हुआ और उनके साथी विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्य कर रहे थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्हें भाले का पीछा करना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उन्होंने लियू दाओयुन को तेजी से भाले के पीछे भागते देखा तो उन्होंने अपना फैसला किया और उसी दिशा में भाग गए। केवल वायलेट फेट सेक्ट से डिंगशिन रुका, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका काम मेंग हाओ को मारना था, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि खजाना असली है या नकली। ठंडी हंसी के साथ उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने विशाल पत्ते को प्रिज्मीय प्रकाश की किरण में धकेल दिया और मेंग हाओ के पीछे तेजी से भागा। 2 लोग, एक आगे एक पीछे। एक जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, दूसरा क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर की शक्ति से समर्थित एक जादुई वस्तु के साथ पीछा कर रहा था। वे क्षितिज पर गायब हो गए। जहां तक लियू दाओयुन का प्रश्न है, वह तेजी से चांदी के भाले की दिशा में उड़ गया और ऐसा लग रहा था कि वह उस तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसके पीछे से किसी ने चीखकर कहा,
स्वर्गीय थंडर आत्मा। जैसे ही यह ध्वनि गूंजी, लियू दाओयुन के ऊपर आकाश में एक काला बादल छा गया और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी क्योंकि एक बिजली उसकी ओर गिरी। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना बैग थपथपाया और एक ठंडी हवा फैलकर बिजली की ओर बढ़ गई। बिजली की चमक तेज आवाज के साथ गायब हो गई और तेज ठंड काले गरजते बादल में घुस गई। वह गड़गड़ाहट करने लगा, मानो टूटने ही वाला हो। स्वर्गीय थंडर आत्मा, विस्फोट करो। सामान्य परिस्थितियों में जो और जू कभी ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन चांदी के भाले के साथ और जमीन पर विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्यों के ऊपरी हाथ होने के कारण वे लियू दाओयुन को लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अब जब उन्होंने मेंग हाओ का पीछा करना छोड़ दिया था, तो वे अपनी सारी संयुक्त शक्ति को खेल में डाल सकते थे। गरजते बादल के फटने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसकी ताकत चारों दिशाओं में फैल गई। जो और जू को खून की खांसी हुई। लियू दाओयुन भी घायल हो गया था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके मुंह के कोनों से खून रिसने के साथ ही उसके सामने एक क्रिस्टल जैसी चमक दिखाई दी। ये वह क्षण था जब चांदी का भाला जमीन पर जा गिरा। जैसे ही भाला गिरा, कोल्ड विंड के शिष्य उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी सन हुआ वहां आ गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसके पीछे विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय के शिष्यों का झुंड उमड़ पड़ा, उनके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। ये कीमती वस्तु विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय की है। सन हुआ ने उत्साह से चिल्लाया। अगर वह भाले पर हाथ रखने वाला पहला व्यक्ति होता तो शायद वह उसका न होता, लेकिन संप्रदाय उसे जरूर पुरस्कृत करता। शायद वह इस साधना आधार में सफलता प्राप्त कर लेता और 8वें स्तर तक पहुंच जाता। कोल्ड विंड सेक्ट के 3 शिष्य भाला लेने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें 10 या उससे ज्यादा अन्य लोगों ने घेर लिया। जब विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के शिष्यों ने उन पर हमला किया तो वे चिल्लाने लगे। वे सिर्फ ये देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे कि जो पुरस्कार अभी कुछ देर पहले उनका था उसे छीन लिया गया। बहुत बेशर्म, लियू दाओयुन चिल्लाया, अपना सिर घुमाकर देखने लगा कि क्या हो रहा है। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट से गूंज उठी और उसने जो और जू को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने अपना हाथ सन हुआ की ओर लहराया और ठंडी हवा की उंगली बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। सन हुआ के साधना आधार के स्तर को देखते हुए वह हमले से बच नहीं सकता था। उसके चेहरे का भाव क्रूरता में बदल गया और उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी एकमात्र उम्मीद कीमती वस्तु में थी। जैसे ही कोल्ड विंड फिंगर उसके पास आए, उसने लंबे चांदी के भाले को छीन लिया और उसे प्रभावशाली तरीके से लहराया। तुम हार गए, वह चिल्लाया। लियू दाओयुन की नजर भाले पर टिकी थी जो हवा में उड़ रहा था। जो और जुन ने अपनी सांस रोक ली। चांदी का भाला चमकता हुआ आगे की ओर उड़ रहा था, जिससे एक सुंदर चांदी का चाप बन रहा था। जैसे ही वह कोल्ड विंड फिंगर से टकराया, एक धमाके की आवाज आई। ये बहुत तेज धमाका नहीं था। भाला टूट गया, उसका ज्यादातर हिस्सा धूल में मिल गया, केवल कुछ टुकड़े ही बचे। सन हुआ आश्चर्य से मुंह खोले खड़ा रहा। यह आखिरी बार था जब उसने आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि ठंडी हवा की उंगली उसकी छाती में घुस गई थी। उसका शरीर कांप उठा और एक धमाके की आवाज आई जो चांदी के भाले से निकलने वाली आवाज से भी ज्यादा तेज थी जब वह फट गया। लियू दाओयुन ने हैरानी से देखा, जैसा कि जो और जू ने भी देखा। कोल्ड विंड सेक्ट और विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के शिष्य भी अचंभित थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया, सिवाय उस हमले की आवाज के जो सुन हुआ को मार डाला था। लियू दाओयुन फिर से आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। वह आगे बढ़ा और चांदी के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करने लगा। जो और जू भी उसके पास आए और उन्होंने कुछ टुकड़े उठा लिए। चांदी, ये वास्तव में चांदी है। ये सिर्फ एक शापित चांदी का भाला है। लियू दाओयुन की आंखें लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल होने वाला था। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक भयंकर दहाड़ लगाई। वह अपमानित था और गुस्से में था। उसने सुन हुआ को मार डाला था। अगर भाला वास्तव में एक कीमती वस्तु होती तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन उसने एक साधारण चांदी के भाले के लिए विंडिंग स्ट्रीम इन सेक्ट के एक शिष्य को मार डाला था। इससे 2 महान संप्रदायों के बीच एक बड़ी आग भड़क सकती थी। मेंग हाओ, वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन मेंग हाओ बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जो और जू भी गुस्से में थे, और जबकि वे मेंग हाओ के प्रति आक्रोश महसूस कर रहे थे, सुन हुआ को लियू दाओयुन ने मार डाला था। वे उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 65, उत्तरी सागर पर युद्ध। एक लोहे के भाले ने वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्यों को धोखा दिया था। एक चांदी के भाले ने सुन हुआ और लियू दाओयुन को धोखा दिया था और 2 महान संप्रदायों के बीच घर्षण पैदा कर दिया था। अगर फैटी के पिता को इस बारे में पता चलता तो उनकी आंखें जरूर चौड़ी हो जाती। लोहे, चांदी और सोने के भाले उनके कारीगरों ने बनाए थे। यदि फैटी को इसके बारे में सुनने का मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से इसे अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक पाता। मेंग हाओ को यह भी नहीं पता था कि चांदी का भाला कितना उपयोगी होगा। विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय और कोल्ड विंड संप्रदाय के लोगों ने पहले ही उसका पीछा करना बंद कर दिया था, और अब भले ही वे उसका पीछा करना चाहें, वे उसका पता नहीं लगा पाएंगे। और फिर भी उसका चेहरा पहले की तरह ही गंभीर था। वह कीमती पंखे पर खड़ा था, राक्षसी कोर को नीचे गिरा रहा था। डिंग शिन ने अपने विशाल पत्ते पर उसका पीछा किया, उसका चेहरा ठंडा था। मेंग हाओ को मारने के लिए वह जरूरत पड़ने पर पृथ्वी के छोर तक उसका पीछा करेगा। अगर यह एक आसान खोज होती तो मेंग हाओ उसे घेर कर ले जा सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा डेमोनिक कोर थे। लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था, जिससे चीजें मुश्किल हो गईं। डेमोनिक कोर उसे आगे बढ़ने के लिए मुश्किल से ही काफी थे। वह कुछ समय तक चोट को दबा सकता था, लेकिन अंततः वह उस बिंदु पर पहुंच जाता जहां वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब ऐसा होता तो चोट और भी खतरनाक हो जाती। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि कभी कभी पीछे से कोई तीर उसकी ओर चिल्लाता था, जिससे उसे खुद को बचाने के लिए कीमती पंखे का इस्तेमाल करना पड़ता था। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती थी जब वह ग्लाइड के अंत तक पहुंच जाता था और उसे जमीन पर गिरकर भागना पड़ता था, जिससे उसकी गति और चपलता कम हो जाती थी। शुक्र है कि जमीन ज्यादातर जंगलों से ढकी हुई थी और जब तक वह अपने रास्ते में अगले पहाड़ की चोटी पर पहुंचता तब तक वह फिर से कीमती पंखे पर कूदने में सक्षम हो जाता था। बेशक डिंग शिन भी लगातार उड़ान भरने में असमर्थ था। लियू दाओयुन की तरह उसे भी कभी कभी जमीन पर गिरना पड़ता था ताकि वह फिर से ग्लाइडिंग शुरू करने के लिए कोई अनुकूल जमीन ढूंढ सके।
तुम भाग नहीं सकते, डिंगशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुम बिना लड़े हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जा सकता हूं और उन्हें तुम्हारे साथ निपटने दूंगा। मेरे और वायलेट फेट सेक्ट के बीच कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, मेंग हाओ ने कहा और आगे की ओर तेजी से बढ़ गया। साथ ही दाववादी डिंग, क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मुझे समझने की जरूरत नहीं है, उसने शांत भाव से जवाब दिया, उसकी आंखें और भी ठंडी होती जा रही थीं। अगर मैं तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जाऊंगा तो संप्रदाय के बुजुर्ग तुम्हें जरूर सजा देंगे। वायलेट फेट संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र के महान संप्रदायों में से एक है। स्वाभाविक रूप से वे विवेकशील होंगे और यह समझेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उस दिन जो हुआ वह मेरे नियंत्रण से बाहर था, मेंग हाओ ने समझाया। कियू शुइहिन और लू सोंग ने मुझे मेरा सामान बेचने के लिए मजबूर किया। मैंने उनसे कहा कि यह सिर्फ एक साधारण भाला है, लेकिन उन्होंने जिद की। उन्होंने मुझे धमकी भी दी। आप इसके लिए मुझ पर दोष नहीं लगा सकते। अपेक्षाकृत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने कीमती पंखा निकाला और एक बार फिर से ग्लाइड करना शुरू कर दिया। गलती तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? डिंगशिन ने कहा, उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा। तुम भाले को मौके पर ही तोड़ सकते थे, फिर असली खजाना निकाल सकते थे। फिर यह सब कुछ नहीं होता। उसने अपने बैग को थपथपाया और उसके हाथ में एक काला लकड़ी का धनुष दिखाई दिया। उसने उसे वापस खींचा और मेंग हाओ की ओर एक चीखता हुआ तीर छोड़ा। मेंग हाओ ने खुद को बचाने के लिए एक जादुई वस्तु का इस्तेमाल किया और एक जोरदार धमाका हुआ। खून की खांसी के साथ वह हंसने लगा। उसके दांतों पर लगे खून ने उसकी मुस्कान को और भी भयंकर बना दिया। यही तुम्हारा तथाकथित उचित होना है, उसने कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और उसने और कुछ नहीं कहा। एक राक्षसी कोर निगलते हुए उसने कीमती पंखे को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। कई घंटे बीत गए, दोपहर हुई, फिर शाम हुई। मेंग हाओ थक चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह पीछा कई दिनों तक चल सकता है। उसे पीछा करने वाले की ठंडी आंखों से पता चल रहा था कि वह बेरहमी से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह शिकार था जिसे सीधे मार नहीं दिया जाना था, बल्कि उसके साथ खिलवाड़ किया जाना था। फिर जब वह इस सब से पागल होने लगा तो उसे एक ही बार में गिरा दिया गया। झाओ राज्य की भूमि मेंग हाओ और डिंगशिन के नीचे से गुजरी। समय बीतता गया। मेंग हाओ का क्यूई संघनन के 8वें स्तर का साधना आधार उस बिंदु पर था जहां ऐसा लग रहा था कि वह सूखने वाला है। वह लगातार राक्षसी कोर का सेवन कर रहा था, लेकिन यह अपने आप में उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। यहां तक कि उसके खून में भी राक्षसी हवा की गंध आ रही थी। एक साधक के लिए यह अनिवार्य रूप से जानबूझकर अपने स्वयं के साधना आधार को नुकसान पहुंचाना था। मेंग हाओ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जो कुछ वह देख रहा था उसके आधार पर उसे अब एक सुराग मिल गया था। और फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डिंगशिन ने जो कुछ हो रहा था उसे देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी खोज धीमी कर दी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी नजर थी, मानो उसने कोई दिलचस्प खिलौना देख लिया हो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या होता है जब आप इतने सारे राक्षसी कोर का उपभोग करते हैं कि आपका पूरा आभा राक्षसी हो जाता है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो क्या मुझे अंदर 8वें स्तर का राक्षसी कोर मिलेगा? डिंगशिन हंसा। मेंग हाओ ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में खून की और भी धारियां उभर आईं। उसका चेहरा उदास हो गया। वह लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी अभी उसने खुद को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी को उसकी परवाह नहीं थी। उसके बाद उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ये ठीक वैसा ही था जैसे उस समय जब उसने वान तेंगफेई का सामना किया था। उसने दहाड़ नहीं लगाई थी या चीख नहीं मचाई थी, उसने सब कुछ अंधेरे मौन के साथ सामना किया था। वह कुछ देर तक भागता रहा, अपनी गति की सीमा तक खुद को धकेलता रहा। अंत में आगे बढ़कर उसे दाकिंग पर्वत दिखाई दिया। वह लगभग आधे साल से छिपा हुआ था और आखिरकार फिर से पहाड़ पर वापस आ गया, एक बड़ा सा घेरा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे दूर एक विशाल दर्पण जैसी झील दिखाई देने लगी। यह उत्तरी सागर था। जब उसने ये देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उत्तरी सागर। मेंग हाओ ने छोटे जहाज, बूढ़े आदमी और युवा लड़की के बारे में सोचा और इस बारे में भी कि कैसे उत्तरी सागर ने दाव को प्रकट किया था। उसकी निगाहें कठोर हो गईं और उसने अपनी दिशा बदल ली और झील की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने कीमती पंखे पर तेजी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे डिंगशिन ने उपहास किया। उसे अपने शिकार को लगातार राक्षसी कोर का सेवन करने के लिए मजबूर करने में बहुत मजा आया था। मुझे यकीन नहीं है कि इस आदमी के पास इतने सारे राक्षसी कोर क्यों हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे मरने से पहले मुझे बताने के लिए मजबूर करूंगा। किसी भी मामले में मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि बहुत सारे खाने के बाद उसका शरीर कैसा दिखता है। उसने मुस्कुराते हुए अपने विशाल पत्ते पर पैर रखा और पीछा करना जारी रखा। वे दोनों कुछ देर तक चलते रहे, जब तक कि अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजने लगी। जैसे ही वे उत्तरी सागर की सतह पर उड़े, मेंग हाओ ने अपने बैग को थपथपाया, फिर काला जाल बाहर फेंक दिया। ये तुरंत लगभग 9 मीटर व्यास का हो गया और डिंगशिन की ओर बढ़ गया। डिंगशिन ने तुरंत अपनी चौड़ी आस्तीन को झटका और एक बैंगनी रंग की जेड पर्ची उड़ गई, जो एक बैंगनी बवंडर में बदल गई। बवंडर ने जाल को घुमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मेंग हाओ के साथ इसका कनेक्शन टूट गया है और ये दूर तक उड़ गया। इस तरह के बेकार खजाने का इस्तेमाल करना दिखाता है कि तुम कितने अक्षम हो, डिंगशिन ने ठंडे स्वर में कहा। जाल असाधारण लग रहा था, इसलिए उसने अभी अभी जेड स्लिप का इस्तेमाल किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक ही चाल में पराजित हो जाएगा। मेंग हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी जीभ को काटा और फिर थोड़ा खून थूक दिया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। जैसे जैसे वह उत्तरी सागर की सतह पर आगे बढ़ा, पानी में लहरें उठने लगी, मानो तेज हवाएं चल रही हों। उसकी शांति भंग हो गई थी। झील के बीच में पहुंचकर कीमती पंखा रुक गया। डिंगशिन द्वारा उसका पीछा करने के बाद से यह पहली बार था कि वह पूरी तरह से रुक गया था। उसने अपना बैग थपथपाते हुए पलट कर देखा और स्क्रॉल पेंटिंग उसके हाथों में दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी, जिसमें हत्या करने का इरादा था। वह अब भागेगा नहीं। वह क्यूई संघनन के 9वें स्तर के साधक डिंगशिन से लड़ेगा। मेंग हाओ का पलड़ा भारी नहीं था, लेकिन वह लड़ेगा। उसे लड़ना ही था। वह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था, इसलिए अगर वह नहीं लड़ता तो वह मर जाएगा।
सिर्फ एक ही विकल्प था, लड़ो। तो अब तुम भाग नहीं रहे हो, डिंग शिन ने पास आते हुए कहा। जब उसने मिंग हाओ की आंखों में हत्या की भावना देखी तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसने अपनी उंगली हिलाई और तुरंत उसके सामने एक बैंगनी प्रकाश प्रकट हुआ जो एक पक्षी में बदल गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए मिंग हाओ की ओर दौड़ लगाए। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी। जैसे ही बैंगनी रंग का पक्षी दिखाई दिया, स्क्रॉल पेंटिंग कांप उठी और जानवरों की दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। मिंग हाओ ने अपने साधना आधार के साथ पूरी ताकत लगा दी। शायद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में राक्षसी शक्ति की विशाल मात्रा के कारण जानवरों की दहाड़ें विशेष रूप से भयावह थीं। धुंध की 4 धाराएं दिखाई दी जो 4 राक्षसी जानवरों में बदल गईं जो बैंगनी रंग के पक्षी की ओर बढ़े। उसी समय मिंग हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे का कीमती पंखा अलग हो गया, पंख उसके चारों ओर घूमने लगे और फिर उड़ती हुई तलवारों की तरह डिंग शिन की ओर बढ़ने लगे। मिंग हाओ पीछे नहीं हटा। उसके पैरों के नीचे एक उड़ती हुई तलवार उसे सहारा देने के लिए प्रकट हुई और उसने खुद डिंग शिन की ओर गोली चलाई। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो, डिंग शिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। उसका दाहिना हाथ मंत्रोच्चार के साथ फड़क उठा और फिर उसने अपने माथे को दबाया। एक भंवर उभरा जिसके साथ एक गर्जनापूर्ण ध्वनि भी थी। बैंगनी भाग्य आभा। भंवर के भीतर से घनी बैंगनी क्यूई निकली जो तुरंत एक बैंगनी रंग की अंगूठी में परिवर्तित हो गई जो फैल गई और फिर मिंग हाओ की ओर उड़ गई। गरजने वाली आवाजें गूंजती रहीं जिससे मिंग हाओ के चारों ओर के पंख टूटकर गिर पड़े। जब वह भारी आवाज निकली तो उसे खून की उल्टी होने लगी और फिर भी उसकी आंखों में जिद भरी हुई थी। उसने अपने बैग को थपथपाया और लगभग 100 उड़ती हुई तलवारें निकली जो डिंग शिन की ओर बढ़ रही थीं। तलवारों की बारिश चीख चीख कर आसमान में फैल गई। तलवारों की आभा से निकली रोशनी आसमान में भर गई। तलवारें एक पल में डिंग शिन तक पहुंच गईं और फिर भी उसका उपहास और भी गहरा हो गया। बहुत लापरवाह, उसने अपने बैग को थपथपाते हुए कहा। एक लाल किरण निकली जो लाल रंग की मूंछ में बदल गई। उसने मूंछ घुमाई और हवा का एक तेज लाल झोंका आया जिसने लगभग 100 उड़ती तलवारों को तोड़ दिया। उनमें से कई बस बिखर गईं। हवा का झोंका मिंग हाओ से टकराया और उसे और खून बहने लगा। लेकिन तभी 100 उड़ती तलवारों के टुकड़ों के बीच से 2 लकड़ी की तलवारें निकलीं। वे लाल हवा को चीरती हुई बाहर निकलीं और डिंग शिन की ओर बढ़ीं। डिंग शिन की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने पीछे की ओर गोली चलाई, उसकी उंगलियां मंत्रोच्चार के चिन्हों में चमक उठीं। मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया, उसके चेहरे पर हत्या की मंशा झलक रही थी। उसकी उंगली ऊपर की ओर उठी और अचानक वह काला जाल जो कुछ क्षण पहले घूम रहा था 30 मीटर के आकार तक फैल गया, फिर अविश्वसनीय गति से नीचे गिर गया। ये सब वर्णन करने में काफी समय लगता है, लेकिन ये सब कुछ बस एक पल के अंतराल में हुआ। डिंग शिन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, विशाल जाल ने उसे पकड़ लिया। 2 लकड़ी की तलवारें उसकी ओर बढ़ीं और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी छाती में घुस जाएंगी। यह एक सरल युक्ति थी जो मिंग हाओ के दिमाग में आई थी। ये बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन ये सबसे अच्छा था जो वह उस समय सोच सकता था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका देने के प्रयास में कीमती पंखे के पंखों का इस्तेमाल किया और उड़ती हुई तलवारों की भीड़ का बलिदान भी दिया। उसने ये सब एक उद्देश्य के लिए किया था, अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाना। और यह काम कर गया। अध्याय 66, महान दयालुता। ये सब लकड़ी की तलवारों को मारने का मौका देने के लिए था। डिंग शिन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिल में अचानक तीव्र खतरे की भावना उमड़ पड़ी। ये पहली बार था जब उसने झाओ के पिछड़े राज्य में इस भावना का अनुभव किया था। दक्षिणी डोमेन में भी उसने कभी भी फाउंडेशन स्थापना साधकों के क्रोध को भड़काया नहीं था। वह हमेशा अपने जैसे ही स्तर के लोगों के साथ उलझा रहता था। ऐसी खतरनाक स्थिति में होने से हैरान होकर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे पर जोर से दबाया। एक धमाकेदार आवाज निकली और उसके सिर से भारी मात्रा में वायलेट क्यूई बह निकली। ये तेजी से एक व्यक्ति की आकृति में जम गई। उसकी पीठ मिंग हाओ की ओर थी। अस्पष्ट आकृति ने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था। उसमें से एक विस्फोटक दबाव फूट पड़ा और बैंगनी क्यूई हर जगह फैल गई, जिससे जाल अपनी जगह पर रुक गया। डिंग शिन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि विशाल जाल धीमा होकर रुक गया। उसने तुरंत पीछे की ओर गोली चलाई। 2 लकड़ी की तलवारों ने कोई संकेत नहीं दिया कि वे रुकेंगी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की ओर गोली चलाते रहे, बैंगनी बादल से गुजरते हुए और डिंग शिन की ओर तेजी से बढ़ते रहे। असंभव। डिंग शिन की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह कभी कैसे सोच सकता था कि मिंग हाओ की 2 लकड़ी की तलवारें उसके जीवन रक्षक जादू की शक्ति को चुनौती दे सकती हैं। ये जीवन रक्षक जादू क्यूई संघनन के 9वें स्तर के शिष्यों को दिया गया था और यह एक फाउंडेशन स्थापना साधक की पूरी शक्ति का विरोध करने में सक्षम था। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और इतने सालों के बाद भी उसने कभी इसकी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। आखिरकार आसन्न खतरे का सामना करते हुए उसने आज इसका इस्तेमाल किया। और फिर भी ये 2 लकड़ी की तलवारों को रोक नहीं सका। ये किस तरह की तलवार है? डिंग शिन के चेहरे से खून बह गया। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और फिर एक जोरदार दहाड़ लगाए। उसने अपनी जीभ को काटा और थोड़ा खून थूक दिया। यह उसके साधना आधार से खून था और उसकी दीर्घायु से जुड़ा था। जैसे ही उसने इसे थूका, उसका साधना आधार थोड़ा कम हो गया। इसे ठीक होने में एकांत ध्यान में काफी समय लगेगा। जैसे ही उसने खून थूका, वह लाल धुंध में बदल गया जिसे उसके सिर से निकले बैंगनी धुंध के रूप ने अपने अंदर खींच लिया। उसने चिल्लाकर कहा, पूर्व से बैंगनी क्यूई। तुरंत बैंगनी वस्त्र पहने आकृति घूम गई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली बैंगनी चमक बिखेर रही थीं। जब बैंगनी रंग की चमक दिखाई दी तो मिंग हाओ का शरीर कांप उठा और दर्द ने उसे बाढ़ के पानी की तरह घेर लिया। वह पीछे की ओर हट गया। उसकी पीठ से खून के छींटे निकल रहे थे। एक गर्जना भरी आवाज उसके शरीर में भर गई और उसकी चेतना डगमगाने लगी। वह एक पतंग की तरह पीछे की ओर तैरता रहा, जिसकी डोर कट गई थी, फिर उत्तरी सागर की सतह पर गिर गया। वह धीरे धीरे पानी में डूब गया। उसी समय 2 लकड़ी की तलवारें हिलने लगीं। उनमें से एक बैंगनी हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब मिंग हाओ के नियंत्रण में नहीं है। वह नियंत्रण से बाहर हो गई, फिर उत्तरी सागर में गिर गई।
लेकिन वह सिर्फ एक तलवार थी। डिंगशिन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, अपनी जीवन प्रत्याशा को कम कर दिया था और जीवन रक्षक कला की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने साधना आधार को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन वह सिर्फ एक लकड़ी की तलवार को निशाना बना पाया था। दूसरी तलवार, हालांकि वह हिल रही थी, आगे बढ़ती रही। एक पल में वह सब कुछ पार करके डिंगशिन की छाती में घुस गई। फिर ऐसा लगा कि वह आध्यात्मिक शक्ति खो चुकी है जो उसे नियंत्रित करती थी। वह भी उत्तरी सागर में गिर गई। तलवार ने डिंगशिन को घायल तो कर दिया था, लेकिन दिल में नहीं। पूर्व से वायलेट क्यू की सहायता से वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। फिर भी उसने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसके सीने और मुंह से खून बह रहा था। उसके बाल बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे और उसका सफेद लबादा खून से लथपथ था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपनी छाती के घाव को ढंक लिया और एक भयानक चीख निकाली। शुरू से लेकर अब तक उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी, उनमें उसे कभी कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। अब यहाँ झाओ के इस पिछड़े राज्य में, जिसे वह बहुत नीची नजर से देखता था, उसे एक ऐसे साधक ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसकी उसने पूरी तरह से अवहेलना की थी। इसके अलावा उसे अपनी जीवन रक्षक विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। उत्तरी सागर की ओर देखते हुए उसकी आंखें गंभीर थीं। तुम्हारी जान पूर्व से मेरे वायलेट क्यू ने ले ली है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हारी लाश को घसीट कर ले जाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डिंगशिन की छाती दर्द से जल रही थी। उसने अपने साधना आधार से रक्त का उपयोग किया था और अपनी दीर्घायु को नुकसान पहुंचाया था। इस बिंदु पर वह क्यूई संघनन के 8वें स्तर पर डूब गया था। उसका चेहरा पीला और क्रोध से भरा हुआ था। उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसे खा लिया, और फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी छाती में घाव को देखा और उसका चेहरा आतंक से भर गया। तलवार के घाव के जरिए मेरी आध्यात्मिक शक्ति चूसी जा रही है। ये कुछ ऐसा था जिसे डिंगशिन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह चौंक गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि मेंगहाओ की 2 लकड़ी की तलवारें वाकई कितनी अद्भुत थीं। वह तुरंत उत्तरी सागर के पानी में उतर गया ताकि मेंगहाओ की लाश और 2 तलवारों की तलाश कर सके। उत्तरी सागर की गहराई में मेंगहाओ का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर तैर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मर चुका हो। पूर्व से डिंगशिन की वायलेट क्यूई ने उसकी दीर्घायु और उसके साधना आधार को नष्ट कर दिया था। भले ही डिंगशिन की शक्ति फाउंडेशन स्थापना चरण की तुलना में नहीं हो सकती थी, लेकिन वो क्यूई संघनन के 9वें स्तर के शिखर पर था। मेंगहाओ 8वें स्तर पर था। उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। अभी उसका शरीर ठंडा था और केवल एक चीज जो बची थी वह थी उसकी आत्मा के अंदर टिमटिमाती हुई एक छोटी सी चिंगारी। उस चिंगारी को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर मेंगहाओ नहीं रहेगा। उसके क्यूई मार्ग टूट चुके थे। उसका शरीर जीवन शक्ति से रहित था। उसका कोर सागर पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन वह तैयार नहीं था। वह मरने को तैयार नहीं था। दुर्भाग्य से ये खेती की दुनिया का जंगल का नियम था। वह उससे लड़ नहीं सकता था या उसका विरोध नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसका शरीर और भी गहरा होता गया, जीवन की चिंगारी और भी फीकी होती गई। सब कुछ शांत था। चिंगारी बुझने ही वाली थी। उत्तरी सागर के भीतर से क्यूई की एक किरण बह निकली। एक मधुर ध्वनि सुनाई दी और पानी की गहराई में लहरें बहकर मेंगहाओ को घेरने लगी। उसका शरीर अचानक चमकने लगा। जैसे जैसे चमक फैलती गई, उत्तरी सागर से आध्यात्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं से मेंगहाओ में प्रवाहित होने लगी। उसके शरीर में भर गई। उसके क्यूई मार्ग को ठीक कर दिया। उसके छिद्रों और छिद्रों से बैंगनी रंग का रक्त बह निकला। पूर्व से वायलेट क्यूई द्वारा पहुंचाए गए सभी नुकसान ठीक हो गए। वास्तव में उत्तरी सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं। उसके अंदर से पॉपिंग की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि उसके क्यूई मार्ग फिर से बहने लगे। उसका बेजान शरीर फिर से बन गया और एक पल में एक बार फिर जीवन शक्ति से भर गया। एक जोरदार गर्जना की आवाज आई जब आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा उसके कोर सागर में घुस गई। एक बार फिर यह असीम रूप से लहराने लगी। वह अभी भी क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर पर था, लेकिन वास्तव में उसने महत्वपूर्ण प्रगति की थी और उसका वर्तमान शक्ति स्तर लगभग क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर किसी व्यक्ति के बराबर था। उसके कोर सागर के भीतर राक्षसी कोर लहराने लगा, जिससे राक्षसी आभा फैल गई। इसने मेंगहाओ द्वारा जमा की गई सारी राक्षसी क्यूई को सोखना शुरू कर दिया। इसकी राक्षसी आभा मजबूत और उज्ज्वल हो गई। अंततः मेंगहाओ ने अपनी आंखें खोली। वह शांत दिख रहा था। वह उत्साहित, हैरान या चकित नहीं था। उसने जानबूझकर उत्तरी सागर को मुकाबले के लिए चुना था। ये सब एक जुआ था, इस उम्मीद में कि उत्तरी सागर का दानव उसकी मदद करेगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपना शरीर सीधा किया। उसके पैरों के नीचे सिर्फ पानी था, हालांकि कुछ दूरी पर उसे झील का तल दिखाई दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल काला होना चाहिए था, लेकिन फैली हुई चांदी जैसी रेत की वजह से थोड़ी सी चमक थी, जिसने आसपास के वातावरण को हल्का सा रोशन कर दिया था। गहरे पानी में मेंगहाओ को एक नाव दिखाई दी। नाव जीर्ण शीर्ण, डूबी हुई और झील के तल पर टिकी हुई थी। मेंगहाओ को अचानक एहसास हुआ कि वह इस नाव को पहचान गया है। ये वही नाव थी जिस पर वह उस दिन सवार होकर झील पार कर रहा था। वह चुपचाप नाव को देखता रहा और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक झुक गया। जब वह झुका तो उसने झील के तल पर एक छोटी लड़की की चहचहाहट की आवाज सुनी। ये हंसी चारों ओर घूम गई, जिससे ये पता लगाना असंभव हो गया कि यह कहां से आ रही है। मेंगहाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और झील के तल की ओर देखने लगा। जैसे ही हंसी गूंजी, उसने झील के तल पर चांदी की रेत से हाथ निकलते देखे। हाथ सभी जेड की तरह सफेद थे। हाथों के साथ लाशें भी दिखाई दी। वे जवान महिलाओं की लाशें थीं, जो चांदी की रेत से ऊपर तैर रही थीं। झील की गहराई से तैरती हुई दर्जनों महिलाओं के चेहरे पर काले बाल थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनके चेहरे हल्के सफेद लेकिन सुंदर थे। झील के पानी में लहराते हुए मेंगहाओ ने देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सभी महिलाएं बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। उसी समय एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो जीर्ण शीर्ण नाव में खड़ी थी। उसने मेंगहाओ को एक शर्मीली मुस्कान दी। वह बच्चों जैसी मासूमियत से भरी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे ही मेंगहाओ ने उसे देखा, उसका दिमाग घूमने लगा और उसे अपने सिर के अंदर एक दहाड़ महसूस हुई।
उसने अभी अभी देखा था कि लाशों के चेहरे इस लड़की के चेहरे से बहुत मिलते जुलते थे, मानो वे उस लड़की के बड़े हो जाने के बाद के चेहरे हों। बड़े भाई, क्या तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे? छोटी लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज जवान थी और जब वह बोली तो उसके चारों ओर तैरती दर्जनों लाशें हिलना बंद हो गईं और उनकी आंखें बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी सीधे मिंग हाओ को देख रहे हों। मिंग हाओ का दिमाग घूम गया और गर्जना की आवाज ने उसके विचारों को निगल लिया। सामने की हर चीज धुंधली होने लगी और फिर टूटने लगी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह अभी भी झील के पानी में तैर रहा था, झील के तल से कुछ दूरी पर, अभी की तुलना में कहीं ज्यादा दूर। क्या ये सब एक सपना था? वहां कोई नाव नहीं थी, कोई लाश नहीं थी और कोई हंसती हुई छोटी लड़की भी नहीं थी। मिंग हाओ सदमे में मुंह बाए खड़ा रहा। एक पल के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ठीक हो गया है। उसने दूर झील के तल की ओर चुपचाप सिर हिलाया, हालांकि उसे वहां नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा था वह कोई भ्रम नहीं था, वह सब वास्तविक था। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और हाथ जोड़कर गहरा प्रणाम किया। मिंग हाओ हमेशा आपकी दो महान दयालुताओं को याद रखेगा। मुझे लगता है कि आप समुद्र बनना चाहते हैं और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं, मिंग जूनियर पीढ़ी का, वादा करता हूं कि एक दिन जब मेरा साधना आधार आसमान छू जाएगा तो मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। अगर कोई और तरीका है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। मिंग हाओ ने फिर से झुककर धनुष को 10 सांसों तक थामे रखा। सब कुछ शांत था। वह सीधा खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार नीचे देखा, फिर झील की सतह की ओर उछला। ठीक उसी समय जब वह सतह की ओर बढ़ने लगा, उसकी दो लकड़ी की तलवारें, जो पानी में डूब गई थीं, हिलने लगीं। फिर वे मिंग हाओ की ओर बढ़ गईं। डिंगशिन ने अभी अभी एक तलवार का पता लगाया था। तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर वह हिलने लगी। उसमें से लहरें फैलीं और फिर पलक झपकते ही वह दूर तक उड़ गई। जब डिंगशिन ने यह देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। डिंगशिन ने सोचा, यह खजाना बहुत ही संवेदनशील है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह लकड़ी की तलवार को रोकने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अध्याय 67, डिंगशिन की मृत्यु। मिंग हाओ उत्तरी सागर में तेजी से आगे बढ़ता गया और तेजी से आगे बढ़ता गया। उसके भीतर का समुद्र उबलने लगा और कुछ ही देर में उसे झील की सतह दिखाई देने लगी। वह पानी से बाहर निकल आया और सभी दिशाओं में लहरें उठने लगीं। उसी समय जब वह झील से बाहर निकला तो उसकी दो लकड़ी की तलवारें दिखाई दी, जो अलग अलग दिशाओं से हवा में सीटी बजाती हुई उसकी ओर उड़ रही थीं। वे उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। उनमें से एक उसके पैरों के नीचे आकर रुक गई, दूसरी उसके बगल में उड़ रही थी। तभी डिंगशिन झील से बाहर निकला और जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नजर मिंग हाओ पर पड़ी। उसके चेहरे पर तुरंत अविश्वास की भावना उभर आई। ये कैसे संभव हो सकता है कि मिंग हाओ जीवित था? असंभव। वह फाउंडेशन स्थापना चरण में नहीं है। कोई भी मेरे संप्रदाय के पूर्व से परिपूर्ण वायलेट क्यूई का सामना नहीं कर सकता, जो मेरे अपने साधना आधार और दीर्घायु के बलिदान के साथ समर्थित है। उसने मिंग हाओ को घूरते हुए थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। शायद वह विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस समय वह क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर नहीं था। यहाँ तक कि उसका क्यूई कंडेंसेशन का 8वां स्तर भी थोड़ा अस्थिर था। उसकी छाती में घाव ठीक नहीं हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी। उसे डर था कि वह जल्द ही क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर फिसल सकता है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि वह क्यू शुइहिन और उन अन्य लोगों की तरह नहीं था। मिंग हाओ को जीवित देखकर चौंकने के बावजूद वह पलक झपकते ही होश में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली चलाई। विशाल पत्ता उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया और उसे दूर ले गया। वह लड़ नहीं रहा था, वह भाग रहा था। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बता सकता था कि मिंग हाओ पूरी तरह से ठीक हो गया था और वास्तव में उसने अपने साधना आधार को बेहतर बनाया था, जबकि उसे खुद गंभीर आंतरिक चोटें लगी थीं। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मिंग हाओ ने डिंगशिन को भागते हुए ठंडे दिमाग से देखा। उसने पहले तो उसका पीछा नहीं किया, बल्कि झील की ओर देखते हुए एक और सम्मानजनक सलामी दी। मैं इस महान दयालुता को जीवन भर याद रखूंगा, मिंग हाओ ने ऐसी आवाज में कहा जो कीलों को काट सकती थी और लोहे को काट सकती थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और अपनी आस्तीन को झटका। उसके पैरों के नीचे तलवार गूंज उठी और वह डिंगशिन का पीछा करते हुए प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गया। अब से शिकारी ही शिकार बन जाता है, उसने कहा। उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। रिलायंस संप्रदाय छोड़ने के बाद मिंग हाओ ने कभी किसी को मारने की इतनी इच्छा महसूस नहीं की जितनी उसने डिंगशिन की थी, शायद शांगुआन शियू को छोड़कर। मारने की उसकी इच्छा उसकी आंखों में तब तक फैलती रही जब तक वे चमक नहीं उठी। अपने पूरे साधना जीवन के दौरान वह पहले कभी इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। वास्तव में इसे वास्तव में घायल होने के रूप में नहीं गिना जाता। वह पहले ही मारा जा चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह उसका पीछा करते हुए दौड़ा जा रहा था। एक पल में वह उत्तरी सागर से पीछे छूट गया। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में वह डिंगशिन के पास पहुंच गया, जो औषधीय गोलियां खा रहा था, जबकि उसकी साधना का आधार लगातार गिरता जा रहा था। मिंग हाओ ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बस अपनी उंगली उठाई और उसके बगल में उड़ती हुई लकड़ी की तलवार डिंगशिन की ओर तेजी से आगे बढ़ी। पीले चेहरे वाले डिंगशिन ने पीछे देखा, तलवार की अजीब शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपने बैग को थपथपाया और तुरंत उसके हाथ में लंबा काला धनुष दिखाई दिया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर नुकसान को अनदेखा करते हुए उसने धनुष को पीछे खींचा और एक तीर चलाया। तीर लकड़ी की तलवार की ओर तेजी से बढ़ा। जब वे मिले तो एक धमाका हुआ और तीर गिर गया। लकड़ी की तलवार कांप उठी। मिंग हाओ भावशून्य था। उसने फिर से अपनी उंगली उठाई और लकड़ी की तलवार फिर से आगे बढ़ गई। डिंगशिन, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, के पास एक और तीर चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी की तलवार चलती रही। डिंगशिन की आंखों में खून की नसें भर गईं। क्या वह नहीं देख सकता था कि मिंग हाओ अपना बदला ले रहा था? उसका इरादा उसके साधना आधार को खत्म करके उसे पूरी तरह थका देने का था।
क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर से गिरने के बाद उसकी चोटें और भी खराब हो गई थीं। वह कमजोर था, लेकिन उसे लकड़ी की तलवार से डर लगता था, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए अपने तीरों का इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से उसकी कमजोर अवस्था के कारण उसके तीर भी कमजोर थे और उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। जब उसने अपना छठा तीर चलाया तो उसका शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि उसका साधना आधार अचानक क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर गिरने लगा। लकड़ी की तलवार ने तुरंत ही उस पर वार किया और उसकी छाती में घुस गई। यह कोई गंभीर घाव नहीं था, लेकिन फिर भी खून बह निकला। डिंग यन ने एक दयनीय चीख निकाली और तेजी से भागने की कोशिश की। उसका शरीर कांप उठा क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर से और भी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति बह रही है। उसका डगमगाता हुआ साधना आधार तेजी से गिर गया, क्यूई संघनन के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर। बेशक उसकी साधना का आधार वास्तव में पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन वह बिना किसी सुधार के बहुत तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा खो रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का नुकसान इतना ज्यादा था कि उसकी शक्ति का स्तर अनिवार्य रूप से क्यूई संघनन के 7वें स्तर पर था। वह औषधीय गोलियां खा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे तलवार के 2 घाव हो गए थे, जिनसे आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव हो रहा था। फिलहाल उसके ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वायलेट फेट इन सेक्ट का शिष्य हूँ, डिंग शिन ने भयंकर चीख के साथ कहा। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो वायलेट फेट सेक्ट तुम्हें ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए 100 साल भी लग जाएं। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। उसकी स्थिति निराशाजनक थी। मेंग हाओ की लकड़ी की तलवार के पास से गुजरते ही उसने एक और खून जमा देने वाली चीख निकाली। इसने उसे छुरा नहीं मारा, बल्कि उसे काट दिया, जिसके बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी तेजी से खत्म हो गई। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। उसकी आंखें ठंडी थीं जब उसने एक बार फिर अपनी उंगली हिलाई। समय बीतता गया, पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। इस दौरान डिंगशिन की दयनीय चीखें गूंजती रहीं। उसका शरीर सुन्न हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उस पर तलवार के सैकड़ों घाव लगे हुए थे। वह खून से लथपथ था। उसका कोई भी घाव गंभीर नहीं था, लेकिन उससे इतना खून बह रहा था कि वह एक मृत व्यक्ति जैसा लग रहा था। डिंगशिन एक साधक था और जैसे जैसे चीजें धुंधली होती गईं, उसे सबसे ज्यादा डर उसके घावों से नहीं, बल्कि इस बात से लगा कि उसका शरीर छलनी जैसा हो गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर से चौंकाने वाली गति से बह रही थी। क्यूई संघनन का छठा स्तर, 5वां, चौथा। ... एक धमाका हुआ और डिंगशिन खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह आगे की ओर भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। वह अब किसी भी तरह की उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। उसकी साधना का आधार इतना नीचे गिर गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वह क्यूई संघनन के 3रे स्तर पर हो। मेंग हाओ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें उचित तरीके से दफनाए बिना ही मार दिया जाएगा। मैं वायलेट फेट इन सेक्ट का अनुयायी हूँ। अगर मैं मर गया तो ये झाओ के पूरे राज्य के लिए समस्याएं पैदा करेगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसका शरीर कांप उठा। उसने अपने दिल में डर को दबा लिया और ज्यादा खून खांसने लगा। मेंग हाओ ने डिंगशिन की विशाल उड़ती हुई पत्ती को छीन लिया। बिना कुछ कहे उसने अपनी उंगली फिर से हिलाई और लकड़ी की तलवार डिंगशिन की ओर चली गई। धूपबत्ती जलाने के लिए पर्याप्त समय बीत गया। जंगल के बीच में डिंगशिन अब किसी महान संप्रदाय के शिष्य जैसा नहीं लग रहा था। वह मेंग हाओ को घूर रहा था, उसकी आंखें जहर से भरी हुई थीं। और फिर भी उस जहर के भीतर पछतावा भी था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को राक्षसी कोर का सेवन करते हुए देखने की अपनी इच्छा पर पछतावा था। इसके बजाय उसे कुछ भी नहीं रोकना चाहिए था और उसे तुरंत मार देना चाहिए था। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए था, उसने अपने दांत पीसते हुए, छाती फुलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे सांस लेने से ज्यादा अपना गुस्सा निकालने में दिलचस्पी थी। तुम जानते हो, तुमने मुझे कुछ सिखाया है, मेंग हाओ ने कहा। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसका हाथ उठा और तलवार गिर गई। डिंगशिन का सिर हवा में उड़ गया, हर जगह खून की बौछार हो गई। ये दूर जाकर गिरा, जमीन पर लुढ़कता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी हुई थीं। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि वह वायलेट फेट संप्रदाय का शिष्य था, क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर। वह एक चुना हुआ व्यक्ति था, उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था, जिसके बाद वह एक सच्चा चुना हुआ व्यक्ति बन जाता और उसका नाम दक्षिणी डोमेन में धूम मचा देता। लेकिन वह यहाँ झाओ के पिछड़े राज्य में मृत पड़ा था। मेंग हाओ नामक कीड़े द्वारा मारा गया था, जिसे उसने अपनी हथेली में पकड़ रखा था। मेंग हाओ ने बहुत देर तक अपनी आंखें बंद रखीं। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी को मारा था और इस बार वह भावनाओं से भरा नहीं था। वह पहले ही मर चुका था। उस दिन जब मैं यान जिगुओ से मिला तो मुझे उसे और उसके साथ के सभी लोगों को मार देना चाहिए था। दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में भर गया। उसने अब अपनी अनन्य की स्थिति का परिणाम अनुभव किया था, जब उसके पास यान जिगुओ को मारने का मौका था। मैं दूसरी बार मरना नहीं चाहता। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इशारा किया। डिंगशिन का बैग उड़ गया। फिर उसने अपनी आस्तीन हिलाई और एक फ्लेम पाइथन प्रकट हुआ। इसने डिंगशिन के शरीर और सिर को खाकर राख में बदल दिया। मेंग हाओ मुड़ा और चला गया। शाम हो चुकी थी और जैसे ही वह दूर चला गया, आसमान से बर्फ गिरने लगी। बर्फ ने उसे, उसके पैरों के निशानों को ढक लिया और खून की बदबू आने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बर्फ उसके साथ साथ चलती गई। मैं सर्दियों के दौरान बर्फ हूँ। अगर मैं गर्मियों के बहुत करीब आ जाऊं तो गर्मी मुझे पिघला देगी। ये बर्फ की दुनिया नहीं है, नहीं यह मेरी दुनिया है। मेंग हाओ दूर गायब हो गया। वह एक विद्वान की तरह लग रहा था, लेकिन अंदर से वह बर्फ की तरह ठंडा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 68, मिल्की वे सिटी। उत्तरी सागर में लड़ाई के बाद और झील की गहराई में उसके पुनर्जन्म के बाद मौत की आभा पूरी तरह से दूर हो गई थी। जब वह हवा और बर्फ के बीच से गुजरा तो उसका एक भी टुकड़ा बाहर नहीं आया। तथ्य यह है कि काली आभा, जो 1 महीने से अधिक समय से उसे घेरे हुए थी, अब चली गई थी, जिससे मेंग हाओ की चाल बर्फबारी के बीच से गुजरते समय थोड़ी अधिक धीमी हो गई। बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये साल का आखिरी और सबसे भारी हिमपात था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले मौसम के कारण बर्फ के टुकड़े आसमान से तेजी से गिर रहे थे।
बर्फ ने उसे ढक लिया जब तक कि वह माउंट दाकिंग की उस गुफा तक नहीं पहुंच गया जहां से उसे सालों पहले ले जाया गया था। वह पैरों पर पैर रखकर बैठा था, बर्फ की दुनिया को देख रहा था और हवा की आवाज सुन रहा था। रात हुई। बर्फबारी के कारण रात का आसमान पूरी तरह से ढक गया था, जिससे सितारों को देखना असंभव हो गया था। केवल बर्फ की अंतहीन चादरें ही दिखाई दे रही थीं, जिनसे परिदृश्य ढका हुआ था। मिंग हाओ के सामने एक छोटी सी अलाव जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती हुई रोशनी से आसपास का वातावरण रोशन हो रहा था। जब वह वहां बैठकर सोच रहा था तो उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लगभग 4 वर्ष बीत चुके थे। रिलायंस संप्रदाय में शामिल हुए उन्हें लगभग 4 साल हो चुके थे। उन्होंने युवावस्था में ही शुरुआत की थी और अब वे एक युवा व्यक्ति बन चुके थे। अब उनकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। बहुत देर तक मिंग हाओ वहीं बैठा रहा और अपने हाथों को देखता रहा। वे साफ थे, उन पर गंदगी का एक भी धब्बा नहीं था। लेकिन मिंग हाओ को बिना किसी संदेह के पता था कि वे खून से सने हुए थे। पिछले 4 सालों में उसने कई बार हत्याएं की थीं। पहले तो इससे उसे बहुत मानसिक कष्ट हुआ था। अब हालांकि आप यह नहीं कह सकते कि वह इसके प्रति सुन्न हो गया था, कम से कम उसने इसे स्वीकार कर लिया था। उसने खुद को ढाल लिया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी की किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा, उसकी किस्मत और उसके भविष्य को बदल दिया हो। अंत में मैं क्या बनूंगा? मिंग हाओ ने गुफा के बाहर बर्फ की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही भोर होने लगी। चारों ओर अंधेरा था, केवल हवा की सरसराहट और बर्फ की ठंडी परत ही दिख रही थी। मिंग हाओ के सामने की अलाव धीरे धीरे बुझ गई और गुफा में अंधेरा छा गया। मिंग हाओ अंधेरे में बैठा था और उसके दिल में गहरे अकेलेपन की भावना भर गई थी। ये भावना और भी मजबूत होती गई, जब तक कि ऐसा लगा कि यह उसे निगल जाएगी। पिताजी, माँ, आप कहाँ हैं? अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे उनकी बहुत याद आती थी। फैटी, तुम अभी क्या कर रहे हो? मिंग हाओ ने आह भरी, जैसे उसके दिमाग में फैटी की छवि उभरी हो जो उसके दांतों को काट रहा हो। बड़ी बहन जू, बड़े भाई चेन, आप दक्षिणी क्षेत्र में हैं। ये बहुत बढ़िया है। उसने गुफा के बाहर अंधेरी रात को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह दक्षिणी क्षेत्र को देख सकता है। उसके चेहरे पर एक विह्वल भाव भर गया। सैकड़ों किताबें पढ़ना 10,000 सड़कों की यात्रा करने जैसा है। एक दिन मैं झाओ राज्य को छोड़कर दक्षिणी क्षेत्र में चला जाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। झाओ राज्य दक्षिणी क्षेत्र के बिल्कुल किनारे पर था। दक्षिणी क्षेत्र का मध्य भाग बहुत बहुत दूर था। उसे दक्षिणी स्वर्ग की भूमि का वह नक्शा याद आ गया जो उसने देखा था। झाओ राज्य और दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र के बीच एक विशाल जंगल था, साथ ही कई देश भी थे। अपने साधना आधार के वर्तमान स्तर को देखते हुए यदि वह ऊंची उड़ान भरकर यात्रा करने की कोशिश करता तो उसे अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता। काश मैं फाउंडेशन स्थापना चरण का साधक बन पाता। उसकी आंखों में आग जल रही थी, एक ऐसी आग जिसमें एक भयंकर लालसा थी। यह आकाश में उड़ने की लालसा थी और फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने की प्यास थी। बुनियादी स्थापना तक पहुंचना एक सच्चा साधक बनना है। फिर मेरी दीर्घायु 150 साल तक बढ़ जाएगी। मिंग हाओ के लिए विस्तारित जीवन की अवधारणा एक दूर की वास्तविकता थी। आमतौर पर लोग लंबे जीवन की कामना तभी करते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं। अब तक मिंग हाओ को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा चिंतित था वह जीवित रहना और खतरे में न पड़ना था। जब तक कोई व्यक्ति औसत जीवन नहीं जीना चाहता, उसे अपने साधना आधार और अव्यक्त प्रतिभा की सीमाओं को स्वीकार करना होगा और संघर्ष करते रहना होगा। मिंग हाओ ने गहरी सांस ली और दुनिया भर में भोर की शुरुआत को देखा। उसने डिंगशिन का बैग निकाला और उसमें रखी चीजों को देखा। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह वास्तव में एक महान संप्रदाय का शिष्य था। भले ही वह फाउंडेशन स्थापना चरण तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह बहुत अमीर था। अंदर 7 या 8,000 आत्मा पत्थर थे, साथ ही काले लकड़ी का धनुष भी था। जब उसने धनुष खींचा तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। जब उसने धनुष की डोरी खींची तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें खींची जा रही हो। बैग के अंदर कई 100 काले तीर थे, जिनमें से प्रत्येक पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया। स्पिरिट स्टोन और कीमती वस्तुओं के अलावा कुछ गोलियों की बोतलें, मिश्रित संदेश पट्टिकाएं और अन्य बेतरतीब वस्तुएं भी थीं। गोलियों की ज्यादातर बोतलें खाली थीं। हालांकि एक छोटी बोतल ने मिंग हाओ का ध्यान खींचा। ये सील बंद थी, लेकिन जब उसने अंदर से गोलियों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने सील तोड़ दी, जिसके बाद एक मोटी सुगंधित गंध उसके चेहरे पर फैल गई। पूरी गुफा तुरंत औषधीय सुगंध से भर गई। ये सुगंध स्वर्गीय आत्मा की गोली से भी अधिक मजबूत लग रही थी। यह मिंग हाओ की सबसे शक्तिशाली गोली, पठार चार्जिंग गोली से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वास्तव में उनकी तुलना करने का कोई तरीका भी नहीं था। यह एक जुगनू की तुलना पूर्णिमा से करने जैसा होगा। जहां तक मिंग हाओ बता सकता था, एक छोटे से पौधे की तरह था, दूसरा एक शक्तिशाली पेड़ की तरह। ये है। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी और वह तेजी से सांस लेने लगा। उसने बोतल पलटी और औषधीय गोली अपनी हथेली पर गिरा दी। यह उसके अंगूठे के नाखून के आकार की थी और एम्बर के रंग की थी। इससे एक शक्तिशाली सुगंध के साथ साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा की भावना भी निकल रही थी। एक नजर में आप बता सकते थे कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसने एक पल के लिए गोली को देखा, फिर अपने बैग को थपथपाया और 100 खजाने मंडप में खरीदी गई प्राचीन गोली नाम वाली जेड पर्ची निकाली। इसकी सतह पर पहले से ज्यादा दरारें थीं, हालांकि मिंग हाओ को इसकी परवाह नहीं थी। जेड पर्ची को अपने माथे पर दबाते हुए उसने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। कुछ ही देर बाद प्राचीन जेड टुकड़े टुकड़े होकर राख में तब्दील हो गया। मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। वे शक्तिशाली उत्साह से चमक उठी। एक फाउंडेशन स्थापना गोली। यह एक फाउंडेशन स्थापना गोली है। ये निर्धारित करना भी मुश्किल है कि इसकी कीमत कितनी है। उत्सुकता से धड़कते हुए उसने गोली को अपनी छाती से चिपका लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे शांत होने में काफी समय लगा। ये फाउंडेशन स्थापना गोली उन कारणों में से एक थी जिसकी वजह से डिंगशिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मर जाएगा। यह उसके गुरु ने बनाई थी और फिर उसे उपहार में दी थी। ये देखते हुए कि वह क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था, अगर उसे अपनी यात्रा में थोड़ा सा सौभाग्य मिला तो वह फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था।
उसने इसे अपने पास रखा था ताकि वह उस महत्वपूर्ण मोड़ पर काम आ सके। दक्षिणी क्षेत्र के एक महान संप्रदाय में भी फाउंडेशन स्थापना की गोली आम नहीं थी। शिष्यों को वितरित करना और भी कम आम था। एक प्राप्त करने की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। भले ही सामान्य मात्रा से अधिक गोलियां उपलब्ध हों, फिर भी आपूर्ति मांग से कम होगी। अधिकांश लोग केवल एक गोली के साथ फाउंडेशन की स्थापना नहीं कर सकते थे। आमतौर पर 2 या 3 की आवश्यकता होती थी। केवल औसत अव्यक्त प्रतिभा वाले कुछ लोग लेकिन संप्रदाय के बुजुर्गों के समर्थन से 5 गोलियों के साथ सफल हो सकते हैं। फाउंडेशन स्थापना गोलियां वास्तव में मूल्यवान थीं। शायद इसका कारण यह था कि गोली बनाने के लिए आवश्यक 2 औषधीय पौधे केवल दक्षिणी क्षेत्र के 3 खतरे वाले क्षेत्रों में ही उगते थे। डिंगशिन के पास एक असाधारण गुरु था जिसने उसे वायलेट फेट संप्रदाय के भीतर एक विशेष स्थान दिया। जब वह क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर पहुंच गया था तो उसके गुरु ने उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल प्रदान की थी। यदि वह अगले चरण में प्रवेश करने में विफल रहा तो जब वह संप्रदाय में वापस आएगा तो उसके गुरु उसे एक और देने में संकोच नहीं करेंगे। मेंग हाओ ने अपना हाथ खोला और फाउंडेशन स्थापना गोली को और करीब से देखा। तभी उसे इसकी सतह पर एक अजीब सी सील नजर आई। मुहर पर एक राक्षसी चेहरे की छवि थी। ये भावशून्य, गंभीर था और ऐसा एहसास कराता था कि चेहरा आपकी ओर देख रहा है। मेंग हाओ का दिल धड़क उठा। आगे निरीक्षण करने पर उसने निर्धारित किया कि मुहर में कोई रहस्यमय गुण नहीं था। ये बस गोली की सतह पर उकेरा गया था, लगभग एक लोगों की तरह। मेंग हाओ ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपने दांतों को भींचा और गोली को दूर रख दिया। बाहर बर्फबारी कम हो रही थी और उगता हुआ सूरज बस दिखाई देने लगा था। वह कीमती पंखे पर चढ़ गया और ठंड में बाहर उड़ गया। अगर मैं क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे और अधिक स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। मेरे पास अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है। मुझे और अधिक पाने के लिए कुछ चीजें बेचने की आवश्यकता होगी। आंखों में चमक भरते हुए उसने अपने बैग को थपथपाया और एक जेड स्लिप निकाली जिसे उसने अपने माथे पर दबाया। ये कोल्ड विंड सैक से एक जेड स्लिप थी, एक नक्शा जो झाओ राज्य के भीतर कई कल्टीवेटर शहरों को दर्शाता था। मेंग हाओ ने पूर्वी रिफाइनमेंट सिटी को देखा, लेकिन उसे वहां वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे वहां से कहीं दूर जाने की जरूरत थी, एक ऐसी जगह पर जहां 3 महान संप्रदायों का नियंत्रण न हो, एक ऐसी जगह जहां कल्टीवेटर ज्यादा बेतरतीब हों। मिल्की वे सिटी, मेंग हाओ ने खुद से कहा। अपना निर्णय लेने के बाद उसने अपना सिर उठाया, आंखें चमकाते हुए, और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। आकाशगंगा सागर की दिशा में सुरक्षात्मक मंत्रों द्वारा संरक्षित एक क्षेत्र था, एक ऐसा स्थान जिसे मनुष्य देख भी नहीं सकता था, जिसके भीतर एक शहर था। इसकी दीवारें काली थीं और उन पर ठंडे चेहरे वाले, काले कपड़े पहने हुए किसान गश्त करते थे। वे शहर में आने जाने वाले लोगों को घूरते रहते थे। मिल्की वे सिटी 300 साल पहले तक अस्तित्व में नहीं थी। उस समय कोर फॉर्मेशन चरण में कल्टीवेशन बेस वाला एक संकी व्यक्ति प्रकट हुआ था। उसकी जादुई शक्ति और वस्तुएं चौंकाने वाली थीं। उसने इस शहर की स्थापना की थी, फिर एकांत ध्यान में चला गया। 300 साल बाद कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या मर चुका है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो उसने अपनी दीर्घायु बढ़ा ली थी या अपनी नवजात आत्मा का निर्माण शुरू कर दिया था। वर्तमान में शहर पर उनके वंशजों का नियंत्रण था। जहां तक पैट्रियार्क मिल्की वे का सवाल है, झाओ राज्य के 3 महान संप्रदायों के साथ उनका कभी भी खराब रिश्ता नहीं रहा। शहर के ढीले नियमों के साथ मिलकर इसने इसे एक हलचल भरी जगह बना दिया था जहां हर तरह के लोग रहते थे। एक दिन मिल्की वे सिटी के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा उसके सिर पर लगी चौड़ी बांस की टोपी से ढका हुआ था। उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचानना असंभव था, हालांकि उसका शरीर थोड़ा मोटा लग रहा था। उनका पहनावा अजीब लग रहा था, लेकिन मिल्की वे सिटी में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। आखिरकार ये जगह हर तरह के अजीब लोगों का जमावड़ा थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग जाने कि वे कौन हैं या क्या कर रहे हैं। बेशक ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेंग हाओ था। उसने अपनी कुछ जादुई वस्तुओं और औषधीय गोलियों को बेचने का मन बना लिया था, इसलिए वह वेश बदलकर इस जगह पर आया था। वह शहर के दरवाजों से अंदर घुसा और चारों ओर देखने लगा। ऐसा करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और बेपरवाही दिखाते हुए एक दुकान में घुस गया। अध्याय 69, युवा लॉर्ड डिंग। शांगगुआन शियू काले वस्त्र पहने हुए आकाशगंगा शहर की सड़क पर चलते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। क्यूई संघनन के 7वें स्तर के 2 साधक जो काले वस्त्र पहने हुए थे उसके पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों के भावों से ऐसा लग रहा था कि वे शांगगुआन शियू की काफी प्रशंसा कर रहे थे। शहर के निरीक्षण में शांगगुआन शियू के साथ वे उस दुकान के पास से गुजरे जिसमें मेंग हाओ अभी घुसा था। मेंग हाओ का हाव भाव हमेशा की तरह ही था। अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कोई नहीं देख पाता क्योंकि उसके चेहरे पर बांस की चौड़ी टोपी थी। उसकी नजर उस जगह पर घूम रही थी जहां वह घुसा था। यह एक गोली की दुकान थी, सिर्फ एक मंजिल ऊंची और बहुत बड़ी नहीं। छोटी सी जगह में गोलियों की बोतलों से भरे रैक लगे हुए थे। बोतलें स्पष्ट रूप से खाली थीं, हालांकि हर एक की सतह पर एक गोली का नाम और उसकी कीमत लिखी हुई थी। कोने में एक युवक पैर मोड़कर बैठा था। उसके अलावा दुकान में मेंग हाओ ही एकमात्र व्यक्ति था। मेंग हाओ विभिन्न औषधीय गोलियों के नामों की जांच करते हुए आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसे एक बोतल मिली जिस पर लिखा था पृथ्वी आत्मा की गोली। ये तुरंत उसकी नजर में आ गई। तो इसकी कीमत 300 स्पिरिट स्टोन है। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। तांबे के दर्पण को सांसारिक स्पिरिट पिल की नकल बनाने के लिए 200 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। हालांकि दोनों की कीमतों में थोड़ा अंतर था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। मेंग हाओ को खुद से बड़बड़ाते देख कोने में पैर मोड़कर बैठे आदमी ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से कहा, पृथ्वी की आत्मा की गोलियां दक्षिणी क्षेत्र से हैं। हमारे पास स्टॉक में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं। मेंग हाओ ने सिर हिलाया। एक आखिरी बार इधर उधर देखते हुए वह जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर अचानक रुक गया। क्या आपके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स हैं? जब उस आदमी ने यह सुना तो वह मुस्कुराया, हालांकि उसमें संदेह की एक बमुश्किल बोधगम्य हवा थी। साथ ही दाववादी, यह मिल्की वे सिटी में आपका पहला दौरा हो सकता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स आसानी से 1 लाख स्पिरिट स्टोन से ज्यादा हो सकती हैं।
वे वास्तव में अनमोल हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास बिल्कुल भी स्टॉक में नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही देखा है। यदि आप वास्तव में एक खरीदने में रुचि रखते हैं तो आपको मिल्की वे वर्कशॉप में जाना होगा। इतना महंगा, मेंग हाओ ने कहा, उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर युवक का संदेह गायब हो गया। वह बता सकता था कि मेंग हाओ बस पूछताछ कर रहा था और उसके पास वास्तव में ऐसी खरीदारी करने के लिए संसाधन नहीं थे। मेंग हाओ को फाउंडेशन स्थापना गोलियों की अविश्वसनीय कीमत के बारे में ईर्ष्या से खुद से बुदबुदाते हुए सुनकर युवक ने उसे अनदेखा कर दिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मेंग हाओ दुकान से बाहर निकलकर मिल्की वे सिटी की सड़कों पर चमकती आंखों के साथ आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ ही पलों बाद उसने दो कारणों से भौहें सिकोड़ी। एक कारण यह था कि उसे औषधीय गोलियां और जादुई वस्तुएं बेचना इतना आसान नहीं लगता था। दूसरा कारण शांगगुआन शियू था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके साथ काले रंग के लबादे पहने और भी साधक थे। ये लबादे वही हैं जो शहर के पहरेदार पहनते हैं। ऐसा लगता है कि रिलायंस संप्रदाय छोड़ने के बाद वह किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ बल्कि इस जगह पर आया। मेंग हाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। जाने के बजाय वह शहर में टहलता रहा, एक के बाद एक दुकानों की जांच करता रहा। जैसे जैसे वह ऐसा करता गया उसकी भौहें गहरी होती गईं। ऐसा लग रहा था कि क्यूई कंडेंसेशन के हर स्तर के लिए गोलियां यहां उपलब्ध थीं। एक तरफ बहुत ज्यादा गोलियां उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कीमतें उनकी नकल करने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत से ज्यादा नहीं थीं। दूसरे शब्दों में, मुनाफा मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। औषधीय गोलियों के बारे में भूल जाओ, मैं कुछ जादुई वस्तुओं की जांच करने जाऊंगा। मेंग हाओ मुड़ा, एक अलग गली में जा रहा था। वहां कई साधक आ जा रहे थे, उनके साधना आधार विभिन्न स्तरों के थे। अधिकांश तीसरे और पांचवें स्तर के बीच के लग रहे थे। मेंग हाओ ने केवल 3 साधकों को देखा था जो उसके जैसे क्यूई संघनन के 8वें स्तर पर थे। उनके चेहरे ढके हुए थे जिससे उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। यहाँ बहुत से खजाने के मंडप थे। मेंग हाओ ने एक एक करके उन सभी का दौरा किया और उनके सामानों की सावधानीपूर्वक जांच की। जल्द ही शाम हो गई। मेंग हाओ ने आह भरी। निम्न स्तरीय जादुई वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन वह उन 100,000 स्पिरिट स्टोन्स के करीब भी नहीं था जो वह चाहता था। इतना पाने के लिए उसे लगभग 1000 उड़ने वाली तलवारें बेचनी पड़ती, लेकिन ऐसी आश्चर्यजनक घटना अवांछित ध्यान आकर्षित करती। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी अन्य जादुई वस्तुओं की कीमत अलग अलग थी, लेकिन अकेले किसी भी वस्तु से उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं मिल सकते थे। और अगर वह अपनी सभी जादुई वस्तुओं को बेच देता तो यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता। वह एक ही बार में सब कुछ निपटाना चाहता था और फिर तुरंत निकल जाना चाहता था। मेंग हाओ इस समय एक सराय के कमरे में पैर मोड़कर बैठा हुआ था। अगर मैं वाकई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बेचना चाहता हूं, तो मुझे इसे बहुत सावधानी से करना होगा, उसने खुद से धीरे से कहा। मैं जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। मिल्की वे सिटी बहुत बड़ी नहीं थी। दूसरे दिन शाम तक उसने पूरा शहर घूम लिया था। आखिरकार वह एक आलीशान सजी हुई इमारत के सामने खड़ा हो गया। खुद से कुछ बुदबुदाता हुआ वह उस इमारत की ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा था मिल्की वे वर्कशॉप। ये 3 मंजिल ऊंची थी। मेंग हाओ पहली मंजिल पर घूमता रहा, लेकिन उसे दूसरी मंजिल पर जाने से रोक दिया गया। दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन का सबूत पेश करना होगा। मेंग हाओ ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। वह मुड़ा और कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, जैसे कि वह कोई साधारण ग्राहक हो। अंत में वह चला गया। वह सराय में वापस आकर पैरों पर पैर रखकर बैठ गया और खुद पर भौहें सिकोड़ने लगा। वहां केवल एक ही दरवाजा है जिसकी रखवाली क्यूई संघनन के 8वें स्तर के 3 साधक करते हैं और 9वें स्तर का एक साधक। मैं दूसरी मंजिल तक नहीं जा सकता, नहीं सीढ़ियों के वक्र से आगे देख सकता हूँ। पहली मंजिल पर सब कुछ साधारण वस्तुएं हैं, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के। मुझे ये जानना है कि दूसरी मंजिल पर क्या है। आप बाहर की खिड़कियों को देखकर बता सकते हैं कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता है, लेकिन खिड़कियां कसकर बंद हैं। एक लंबे समय के बाद उसने तांबे का दर्पण निकाला। उसके बैग में अभी 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे। दांत पीसते हुए उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल निकाली और उसे तांबे के शीशे पर रख दिया। ये तुरंत शीशे में धंस गई और गायब हो गई। एक गहरी सांस के साथ मेंग हाओ ने शीशे में स्पिरिट स्टोन डालना शुरू कर दिया। जब उसने 10,000वां स्पिरिट स्टोन शीशे में डाला तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली और फिर एक दूसरी फाउंडेशन स्थापना गोली दिखाई दी। मेंग हाओ तैयार था। जैसे ही सुगंधित औषधीय सुगंध फैलने लगी, उसने दोनों गोलियों को अपने बैग में रख लिया और सावधानी से चारों ओर देखने लगा। उसकी गति के कारण सुगंध बाहर नहीं आ सकी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था, उसकी आंखें विचारों से भरी हुई थीं। एक पल के बाद उसने अपने बैग को थपथपाया, जिससे एक लंबा सफेद लबादा निकला। ये कुछ कपड़े थे जो उसने डिंगशिन के बैग से प्राप्त किए थे। उसने इसे पहना, फिर डिंगशिन की जेड पहचान पर्ची को अपने गले में लटका लिया। वह खड़ा हो गया और कमरे में आगे पीछे घूमने लगा, पहले से भी ज्यादा विचारशील लग रहा था। 2 दिन बाद भोर में मेंग हाओ ने एक बार फिर बांस की टोपी पहनी, साथ ही एक लंबा बाहरी वस्त्र भी पहना जिससे उसके नीचे का सफेद लबादा छिपा हुआ था। अपना सिर नीचे झुकाते हुए वह सराय से बाहर निकल गया। वह सीधे मिल्की वे वर्कशॉप की ओर बढ़ा। बहुत कम समय में वहां पहुंच गया। वहां एक ठंडे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का एक साधक था। मेंग हाओ उसके पास से गुजरा, सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह निकट पहुंचा, क्यूई संघनन के 8वें स्तर के एक साधक ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन दिखाएं। चलो छोड़ो, मेंग हाओ ने कहा, अपनी बांस की टोपी उठाकर और उस आदमी को धमकाने वाले अंदाज में घूरते हुए। उसने अपनी आवाज में जितना संभव हो सके उतना अहंकार भरा। हम झाओ के महत्वहीन राज्य के एक छोटे से शहर में हैं और तुम डिंगशिन का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। कमरे में मौजूद सभी साधक उसकी ओर देखने लगे। 8वें स्तर के साधक ने उसे चौंक कर देखा। इतने सालों में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मेंग हाओ के शब्दों में निहित अहंकार और छिपी हुई धमकियों को देखते हुए वह व्यक्ति झिझक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे।
ऊपर से एक महिला की मधुर आवाज सुनाई दी, यंग लॉर्ड डिंग, कृपया ऊपर आ जाए। 8वें स्तर के साधक ने मेंग हाओ को जाने दिया। ठंडी सांस लेते हुए मेंग हाओ सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही वह कोने में मुड़ा, उसकी नजर तेजी से पूरी दूसरी मंजिल पर घूम गई। अभी अभी आई मधुर आवाज एक धुंधली पोशाक पहने हुए महिला की थी। वह मेंग हाओ को देखकर मुस्कुराए। दूसरी मंजिल को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था और यह पहली मंजिल से कहीं ज्यादा शानदार दिख रही थी, जो एक चमकदार आभा से भरी हुई थी। वहां कोई खजाने की रैक नहीं थी, बल्कि कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा धूपबत्ती का बना था, जो इतना बड़ा था कि 3 लोग उसके चारों ओर अपनी बाहें रख सकते थे। उसमें से धूपबत्ती की घनी सुगंध आ रही थी। आसपास का माहौल आलीशान था, लेकिन साथ ही परिष्कृत भी। कमरे के चारों ओर कई टेबल देखी जा सकती थी, साथ ही सजावटी पत्थर के प्रदर्शन भी थे। यह ऐसी जगह थी जिसे देखते ही किसी की आंखें चमक उठती थी। मेंग हाओ के सामने खड़ी महिला की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वह सुंदर और संतुलित थी और पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराई, जिससे वह बहुत गर्मजोशी और विचारशील लग रही थी। युवा लॉर्ड डिंग, उसने उसे सहजता से देखते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए, मैं दूसरी मंजिल की अटेंडेंट हूँ। कृपया मुझे ये बताने में संकोच न करें कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। वह एक तरफ बैठ गई। जब उसने उसके लंबे बाहरी वस्त्र के नीचे सफेद लबादे को देखा, तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और फिर जल्दी से गायब हो गई। मेंग हाओ ने सोच समझकर इधर उधर देखा। अलग अलग जगहों पर 7 टेबल बिछी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मेंग हाओ ने सीढ़ियों या खिड़की के बगल वाली टेबल पर नहीं, बल्कि कमरे के ठीक बीच में बैठने का फैसला किया। क्या आपके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स हैं? उसने बैठते हुए कहा, बिना इधर उधर की बातें किए। उसने महिला को घूरा, उसका चेहरा उदास था। जब महिला ने उसे वहीं बैठे देखा, तो उसकी आंखें फिर से चमक उठी, मानो उसने अभी अभी उससे कुछ पुष्टि की हो। और फिर भी वह अभी भी किसी बात को लेकर अनिश्चित लग रही थी। झाओ राज्य में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जो हमारे यहाँ मिल्की वे वर्कशॉप में न हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक हमारे पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स हैं। इसकी कीमत प्रति गोली 2 लाख स्पिरिट स्टोन है। मेंग हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपने बैग पर हाथ मारा। उसके हाथ में एक गोली की बोतल दिखाई दी। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और बोतल महिला की ओर उछली। बोतल पकड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। जब उसने बोतल खोली और उसमें मौजूद सामान देखा, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। एक फाउंडेशन स्थापना गोली, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। अपनी कीमत बताओ, यंग लॉर्ड डिंग, तुम बहुत दुस्साहसी हो, उसने शांत भाव से कहा। उसकी आंखों में एक असामान्य भाव था। तुमने मुझे इतनी कीमती चीज देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी? मेंग हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए उसने अपना बाहरी वस्त्र ढीला कर दिया, जिससे उसका सफेद लबादा और भी ज्यादा दिखाई देने लगा, साथ ही उसके गले में लटकता हुआ जैद पदक भी। ये बैंगनी रंग का था और इसमें से हल्की टिमटिमाती बैंगनी चमक निकलती थी। जब उसकी नजर जैद पदक पर पड़ी तो महिला के चेहरे का भाव बदल गया। यदि आपने उस गोली को निगलने की हिम्मत की, मेंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मिल्की वे सिटी 1 महीने से भी कम समय में मलबे में बदल जाएगी। महिला के चेहरे के भाव कई बार बदले जब उसने गोली की बोतल की तरफ देखा। उसने वहां बैठे मेंग हाओ की तरफ देखा। उसकी पहचान के बारे में सभी सुरागों पर ध्यान देने के बाद वह आखिरकार फिर से मुस्कुराए। युवा लॉर्ड डिंग, कृपया बुरा मत मानना, मैं बस बातचीत कर रही थी। उसने बोतल को पलट दिया, जिससे फाउंडेशन की स्थापना की गोली उसकी हथेली में गिर गई। फिर उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। जब उसकी नजर गोली की सतह पर उकेरे गए राक्षसी चेहरे पर पड़ी, तो उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वह खड़ी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 70, क्यूई संघनन के 9वें स्तर तक पहुंचना। ये गोली वायलेट फेट संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर पिल डेमन द्वारा व्यक्तिगत रूप से गढ़ी गई थी। यह यंग लॉर्ड डिंग, ग्रैंड मास्टर पिल डेमन से आपका क्या रिश्ता है? अपनी कीमत बताओ। उसने और कुछ नहीं कहा। वह भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों में ऐसा भाव भर गया कि ऐसा लग रहा था कि चाहे वह चाहे या न चाहे, उसके पास गोली बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रैंड मास्टर पिल डेमन द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई एक गोली को आश्चर्यजनक कीमत पर नीलाम किया जा सकता है। ये गोली, महिला एक पल के लिए झिझकी, फिर एक निर्णय पर पहुंची। मैं तुम्हें 2,50,000 स्पिरिट स्टोन दे सकती हूँ। मेंग हाओ एक पल के लिए चुप हो गया। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, हो गया। वह खड़ा हो गया। महिला ने अपना हाथ उठाया और कमरे के बीच में धूपबत्ती की ओर अपनी उंगली हिलाई। एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी और लगभग 10 सेकंड बाद एक छोटी लड़की तीसरी मंजिल से जैद की थाली लेकर नीचे आई। वह जल्दी से मेंग हाओ के पास पहुंची, फिर दोनों हाथों से थाली आगे बढ़ाई। सफेद जैद प्लेट पर एक थैला रखा हुआ था। मेंग हाओ ने इसे लिया और अंदर देखा, फिर मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। पहली मंजिल पर मौजूद कल्टीवेटर्स की निगाहों के बीच वह मिल्की वे वर्कशॉप से बाहर निकलकर दूर चला गया। कुछ देर बाद जब वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत भीड़ नहीं थी, तो वह एक गली में घुस गया और अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया। उसने जल्दी से दूसरा वस्त्र पहन लिया और फिर जितनी जल्दी हो सका अपना सिर नीचे झुकाकर वहां से निकल गया। इस बीच मिल्की वे वर्कशॉप की दूसरी मंजिल पर महिला एक बूढ़े आदमी के बगल में सम्मानपूर्वक खड़ी थी। बूढ़ा आदमी, जिसने एक शानदार परिधान पहना हुआ था, खिड़की पर खड़ा था, दूर की ओर देख रहा था। उसके हाथ में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल थी जिसे मेंग हाओ ने बेचा था। बहुत समय बीतने के बाद आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। क्या तुम्हें यकीन है? उसने शांत भाव से कहा। मैंने जूनियर पीढ़ी में से कुछ जांच पहले ही कर ली है, उसने सम्मानपूर्ण स्वर में कहा। वास्तव में डिंग उपनाम वाला एक वायलेट फेट संप्रदाय का अनुयायी था जो हाल ही में झाओ राज्य में आया था। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही था? पहले तो जूनियर को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार डिंग शिन क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का है और यह व्यक्ति 8वें का था। हालांकि पहली मंजिल पर उसका अभिमानी व्यवहार निश्चित रूप से एक महान संप्रदाय के शिष्य जैसा लग रहा था। ये पहला सुराग था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर उसने खिड़की या सीढ़ियों के पास कुर्सी नहीं चुनी, बल्कि कमरे के बीच में कुर्सी रखी। यह उसके आत्मविश्वास का सबूत देता है, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हम उसके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं।
क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इस स्तर का आत्मविश्वास होना असंभव है जब तक कि वे किसी शक्तिशाली संप्रदाय के सदस्य न हों। ये दूसरा सुराग था। कुछ ही क्षणों बाद जूनियर ने अपने सफेद वस्त्र देखे, साथ ही वायलेट फेट संप्रदाय से एक जेड पेंडेंट भी देखा। उसने इसे जानबूझकर प्रकट किया, लेकिन ये झाओ का राज्य है, आखिरकार उसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ये तीसरा सुराग था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गोली की बोतल सीधे जूनियर को दे दी, मानो उसे इस बात की परवाह ही न हो कि मैं गोली खाऊंगी या नहीं। जब जूनियर ने इस बारे में पूछा तो उसका जवाब ऐसा था जैसा झाओ संप्रदाय के किसी भी राज्य का सदस्य कभी नहीं दे सकता था। ये चौथा सुराग था। आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल पर ग्रैंड मास्टर पिल डायमंड की मुहर लगी हुई है। कोई भी ऐसी गोली की नकल बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा जूनियर ने ऐसी चीजों पर शोध किया है और मुझे यकीन है कि मुहर असली है। इन 5 सुरागों की वजह से जूनियर को यकीन है कि यह व्यक्ति वायलेट फेट संप्रदाय का डिंगशिन था। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल पहले ग्रैंड मास्टर पिल डायमंड ने उस नाम के एक नौसिखिए को स्वीकार किया था। ऐसा लगता है कि आज यहाँ मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह था। महिला मुस्कुराई, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, चतुराई और बुद्धिमत्ता भरी हुई थी। जब तक कि वह अचानक हिचकिचाने लगी। जब तक कि क्या न हो, बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसका चेहरा गर्मजोशी भरा और उत्साहवर्धक था। जब तक कि आज का व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान न हो और उद्देश्यपूर्ण ढंग से ये सब काम न करे। शायद उसने एकदम सही कवर स्टोरी बनाई हो और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल पर लगी सील वास्तव में नकली हो। लेकिन ऐसी बात की संभावना बहुत कम है। झाओ राज्य के तथाकथित संप्रदायों में ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। महिला मुस्कुराई, उसका चेहरा एक बार फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सही है, बूढ़े आदमी ने कहा। इस तरह से इन सभी सुरागों को छांटने में सक्षम होना दिखाता है कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, मुंह एर। ऐसा लगता है कि तुम पिछले कुछ सालों में वाकई बहुत तेज हो गई हो। ये औषधीय गोली असली है। ऐसा लगता है कि 80 से 90% संभावना है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डिंगशिन था। उसने महिला को प्यार से देखा। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पैट्रियार्क, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या आप वाकई उसे ऐसे ही जाने देंगे? हम वायलेट फेट संप्रदाय के साथ परेशानी पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ग्रैंड मास्टर पिल डायमंड की फाउंडेशन स्थापना गोली के लिए। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, मुआ, ये देखते हुए कि आपकी अव्यक्त प्रतिभा साधारण है, आप अपने पिता को गोली क्यों नहीं देते? जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह वापस आ गया। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। वह कुछ महीने पहले वापस आया था। वह इतने साल पहले रिलायंस संप्रदाय में शामिल होने के लिए चला गया था, लेकिन संप्रदाय भंग हो गया। हमेशा की तरह वह अभी तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं पहुंचा है। आपको उससे मिलना चाहिए। महिला को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी, फिर आह भरी। वह एक पल के लिए चुप हो गई। मुझे यहाँ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। जिस किसी को भी पैट्रियार्क फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल देता है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार वह तुम्हारे पिता हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ गंभीर मामले हैं और वे जल्द ही फिर से चले जाएंगे। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए बूढ़ा आदमी मुड़ा और चला गया। पिताजी। शांगुआन म्यू चुपचाप बैठ गई, खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखें कड़वाहट से भरी हुई थीं। जहां तक मिंग हाओ का सवाल है, उसने कपड़े बदलने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के काली दीवारों वाले मिल्की वे शहर को छोड़ दिया। शहर से कुछ दूर वह कीमती पंखे पर चढ़ गया और दूर तक तेजी से भाग गया। उसका शरीर एक प्रिज्मीय इंद्रधनुष में बदल गया। वह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि उसे यह स्पष्ट नहीं हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। उस समय उसे थोड़ा और आराम महसूस हुआ। माउंट डाकिंग से कुछ दूर जंगल में उसने एक उड़ती हुई तलवार का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अमर गुफा का निर्माण किया और फिर एकांत ध्यान में लीन हो गया। इस बार वह क्यूई संक्षेपण के 9वें स्तर को तोड़ने के लिए दृढ़ था। उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे जिनका इस्तेमाल वह स्वर्गीय स्पिरिट पिल्स की नकल करने के लिए कर सकता था। जब वह पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय स्पिरिट पिल्स का सेवन कर लेता और उसका कल्टीवेशन बेस उचित स्तर पर पहुंच जाता, तो वह अगले स्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता। समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्द ही कई महीने बीत गए। मिंग हाओ अमर गुफा से बाहर नहीं निकला। वह चुपचाप पैर मोड़कर औषधीय गोलियां खाते हुए और अपनी साधना का आधार प्रसारित करते हुए बैठा रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी साधना का आधार और अधिक परिष्कृत होता गया। 5वां महीना आते आते यह हसीम लगने लगा। उसका साधना आधार दहाड़ उठा और उसका कोर सागर हिल उठा। वह बहुत पहले ही क्यूई संघनन के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। वह 9वें स्तर से बस एक छोटा सा कदम दूर था और फिर भी वह 2 महीने से इस छोटे से स्तर पर रखा हुआ था। 1 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के बारे में सोचकर मिंग हाओ का दिल दुखा। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पाया था। एल्डर जू ने मुझे बताया कि क्यूई कंडेंसेशन के चौथे, छठे और 8वें स्तर पर अड़चनें थीं। जिस साल मैंने चौथे स्तर को तोड़ा, मेरे पास बहुत सारी ड्राई स्पिरिट गोलियां थीं। जब उत्तरी सागर ने दाव का प्रदर्शन किया, तब मैं छठे स्तर को तोड़ पाया। अब मैं 8वें स्तर की अड़चन पर हूँ। मैं कैसे तोड़ूं? मिंग हाओ ने अपनी लाल आंखें खोली। उसके पास 2 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे, जिनमें से अब सिर्फ 50,000 ही बचे थे। बाकी को स्वर्गीय स्पिरिट पिल्स में बदल दिया गया था। वर्तमान में उसके पास स्वर्गीय स्पिरिट पिल्स भी कम पड़ रही थी। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, जब वे अपनी खेती के आधार को बढ़ाने के लिए केवल औषधीय गोलियों पर निर्भर थे, तो जितनी अधिक गोलियां उन्होंने खाईं, उनका प्रभाव उतना ही कम होता गया। उन्हें अधिक से अधिक मात्रा की आवश्यकता थी, जो एक दुष्चक्र था। मुझे आश्चर्य है कि इस स्थिति में दूसरे लोग क्या करते हैं, उसने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। स्थिति पर बार बार विचार करने के बावजूद वह इसका पता नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी स्वर्गीय आत्मा की गोलियां खा ले और चाहे उसका साधना आधार कितना भी बढ़ जाए, वह अंतिम कदम नहीं उठा सकता था। एक और महीना बीत गया। मिंग हाओ ने पहले ही एकांत ध्यान में आधा साल बिता दिया था। आज वह वहां बैठा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं।
पिछले महीने में उसने 10 पठार चार्जिंग गोलियां दोहराई थी, जिन्हें क्यूई संघनन के 9वें स्तर में प्रभावी माना जाता था। उसे उम्मीद थी कि उनका उपयोग करने से वह अड़चन को दूर करने में सक्षम होगा। हालांकि वे कुछ हद तक प्रभावी थे, लेकिन उन्होंने वांछित परिणाम नहीं दिया। मुझे क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर तक पहुंचना होगा। उसने अपने 50,000 स्पिरिट स्टोन्स में से जो कुछ बचा था, उसे देखते हुए अपने दांत पीस लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तांबे का दर्पण निकाला। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की नकल करने का फैसला किया था। एक चमक दिखाई दी और उसके सामने 2 फाउंडेशन स्थापना गोलियां थीं। मूल सहित अब उसके पास 3 फाउंडेशन स्थापना गोलियां थीं। यदि आप इन 3 गोलियों को दक्षिणी डोमेन के महान संप्रदायों में से एक के शिष्य को दिखाते हैं, तो वे आश्चर्य से चौंक जाएंगे। झाओ राज्य में अगर कोई उन्हें देखता है तो ये रक्तपात का कारण बनने के लिए पर्याप्त होगा। आज मिंग हाओ इन गोलियों का इस्तेमाल फाउंडेशन की स्थापना तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि अड़चन को दूर करने के लिए करेगा। कोई भी व्यक्ति जो जानता था कि वह इस तरह से गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है, वह निश्चित रूप से इस तरह की शानदार बर्बादी के बारे में सोचकर पागल हो जाएगा। इतिहास में ऐसे लोग शायद ही कभी हुए होंगे जो क्यूई संघनन की बाधा को तोड़ने के लिए इतनी असाधारण हद तक गए होंगे। मिंग हाओ ने गहरी सांस ली, फिर एक गोली उठाई, उसे अपने मुंह में डाला और निगल लिया। उसके दिमाग में एक तेज गर्जना भर गई और उसका शरीर कांप उठा। एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे भर दिया जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। एकांत साधना में बिताए आधे साल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में उसे पता नहीं था। इन घटनाओं ने वास्तव में झाओ के पूरे राज्य को प्रभावित किया। पहली घटना थी वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्यों के साथ मिंग हाओ के सौदे की खबर का जंगल में आग की तरह फैलना। मिंग हाओ का नाम पूरे देश में मशहूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हर कोई जानता था कि मिंग हाओ ने वायलेट फेट संप्रदाय को बेरहमी से धोखा दिया था। इसके तुरंत बाद कोल्ड विंड सेक्ट और विंडिंगर स्ट्रीम सेक्ट ने लगभग एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर दी। अंत में कोर फॉर्मेशन चरण के सेक्ट पुजारी सामने आए और मामले को शांत करने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद दोनों सेक्ट ने गिरफ्तारी का एक संयुक्त आदेश जारी किया। रिलायंस संप्रदाय के दुष्ट मिंग हाओ की अब तलाश थी। जो कोई भी उसे मारेगा उसे स्पिरिट स्टोन, औषधीय गोलियां और जादुई वस्तुओं का इनाम मिलेगा। सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार था कि 2 महान संप्रदायों ने मिलकर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। इस खबर ने झाओ राज्य की साधना दुनिया में बड़ी सनसनी मचा दी। बेशक कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि उस आदमी का पता कैसे लगाया जाए जिसने चांदी के भाले को लेकर खूनी घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उसे सजा के लिए चिन्हित किया गया था और यह खबर तेजी से फैल गई। जल्द ही मिंग हाओ फिर से झाओ राज्य के सभी साधकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जब भी साधक एकत्रित होते, वे मिंग हाओ के बारे में बात करते। मैंने सुना है कि जब वह रिलायंस संप्रदाय में था तो उसने दक्षिणी क्षेत्र के महान कुलों में से एक से किसी को लूट लिया था, जिसका नाम वांग तेंगफेई था, जो संप्रदाय में शामिल हो गया था। जब वह आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बन गया तो वांग तेंगफेई गुस्से में चला गया। ये कुछ भी नहीं है। मैंने रिलायंस संप्रदाय के कुछ पूर्व सदस्यों से सीधे सुना है कि मिंग हाओ ने वहां एक दुकान खोली है। उसने अपने कई साथी शिष्यों को ठगा है। वे सभी गुस्से में थे, बेशक, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वाह, ऐसा लगता है कि वह काफी समय से इस कुटिल व्यक्तित्व को विकसित कर रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने वायलेट फेट संप्रदाय के शिष्यों के साथ साथ लियू दाओयुन और सनहुआ को भी धोखा दिया। ऐसा लगता है कि वह जिससे भी मिलता है उसे ठग लेता है। जब से उसने रिलायंस संप्रदाय छोड़ा है, तब से वह लोगों को धोखा दे रहा है। इस तरह की बातचीत और चर्चाएं झाओ राज्य के साधना जगत में भरी हुई थी। अगर यह इतना ही होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। आखिरकार चर्चा खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा होने से पहले ही 3 महान संप्रदायों ने मूल गिरफ्तारी आदेश को वापस लेने और एक नया आदेश जारी करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस कार्रवाई के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। नया गिरफ्तारी आदेश अभी भी मिंग हाओ के लिए था। हालांकि अब उसे मारना प्रतिबंधित था। अब इनाम उसकी मौत के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़ने या उसके ठिकाने के बारे में सुराग देने के लिए दिया जाएगा। आदेश के अनुसार वह घायल या अपंग हो सकता था, लेकिन मारा नहीं जा सकता था। इस तरह के अजीबोगरीब गिरफ्तारी आदेश ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार कुछ सबसे जानकार लोग सुरागों को जोड़कर यह समझने में सफल हो गए कि आखिर क्या चल रहा था। 3 महान संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स पिछले महीने रहस्योद्घाटन के राज्य का दौरा करने गए थे। उन्होंने लॉर्ड रिविलेशन को सम्मान दिया और उनसे पूछा कि क्या पैट्रियार्क रिलायंस वास्तव में मर चुका है या नहीं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार पैट्रियार्क रिलायंस मृत्यु के बिंदु तक कमजोर है। हालांकि वह जिस अमर गुफा में है, उसे केवल एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य द्वारा ही खोला जा सकता है। लॉर्ड रिविलेशन पहले से ही झाओ के राज्य में उनके साथ हैं। ये खोज रहे हैं कि पैट्रियार्क रिलायंस एकांत ध्यान में कहां बंद है। जैसे ही यह खबर फैलनी शुरू हुई, तीनों महान संप्रदायों ने अफवाहों को दबाने के लिए बहुत प्रयास किए। जो कोई भी अफवाह फैलाता हुआ पाया गया, उसे मौत की सजा दी जाएगी, और जिस भी शहर में यह अफवाह फैली, उसे तीनों महान संप्रदायों द्वारा एक सीलिंग मंत्र द्वारा घेर लिया जाएगा, जिससे कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा।